तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा इंटेलिजेंस और इंटेलिजेंस के टेस्ट कि बुद्धि हो क्या होती है और बुद्धि का विश्लेषण या बुद्धि का परीक्षण कैसे किया जाता है। सबसे पहले अगर मैं आपको बताना चाहूं इंटेलिजेंस होती क्या है, अगर इंटेलिजेंस को एक लाइन में डिस्क्राइब करना चाहूं, कई लोगों का मानना यह है कि इंटेलिजेंस का रिलेशन मार्क्स से होता है। क्या ये सच है या गलत है, बताइए। आपको क्या लगता है, इंटेलिजेंस का रिलेशन सिर्फ मार्क्स से होता है? सिर्फ मार्क्स से होता है, यस या नो में बताइए। अकेडमिक से होता है? इसका आंसर होगा नहीं। कई लोगों का मानना होता है जो इंटेलिजेंस होता है इसका रिलेशन एबिलिटी, क्षमता, या जिसे हमने कल पढ़ा था एप्टीट्यूड, अभिक्षमता, जिसे हमने कहा था एप्टीट्यूड। कई लोगों को मानना होता है कि उसका रिलेशन एप्टीट्यूड से होता है, जिसका आंसर है गलत। अगर मैं आपको एक लाइन में समराइज करना चाहूं, एक लाइन में बताना चाहूं, तो इंटेलिजेंस जो वर्ड होता है, इंटेलिजेंस का रिलेशन होता है आपका अडेप्टेशन से। हमने प्याजे का जो कंसेप्ट था स्कीमा का, उसमें पढ़ा था, दो शब्द पढ़े थे, एक पढ़ा था एसिमिलेशन और एक पढ़ा था एकोमोडेशन। एक शब्द हमने पढ़ा था एसिमिलेशन, एक पढ़ा था एकोमोडेशन। इनको कंबाइंड हम कहते हैं अडेप्टेशन। कि कोई भी नई इंफॉर्मेशन या कोई भी नई कंडीशन आने में आपने उसमें कैसे अडेप्ट करा, उसमें कितनी जल्दी आप एडजस्ट हो गए, आप कितनी जल्दी क्या हो गए, एडजस्ट हो गए। या आपने कोई भी न्यू इंफॉर्मेशन या न्यू सिचुएशन, कोई भी न्यू सिचुएशन में जब आप गए तो आपने कितनी जल्दी अपने आप को एडजस्ट करा, या वो जो न्यू इंफॉर्मेशन है उसे आपने कितनी जल्दी एडजस्ट करा। इसको हम कहते हैं इंटेलिजेंस, इसे कहते हैं बुद्धि। अगर एक ही सरल लाइन में डेफिनेशन है कि आप किसी भी नई सिचुएशन में अपने आप को कितनी जल्दी अडेप्ट करते हैं, या कितनी जल्दी नई सिचुएशन या नई इंफॉर्मेशन को अपनी अपनी ब्रेन में या अपनी स्कीमा में ऐड करते हैं, तो उसको हम कहते हैं इंटेलिजेंस। ठीक है, इतने में तो कोई डाउट नहीं होगा। चलिए देखते हैं। अलग अलग साइंटिस्ट है, क्योंकि देखिए इंटेलिजेंस की अगर हम बात करें तो इंटेलिजेंस कभी भी एक जैसी नहीं रही। ठीक है, टाइम के साथ साथ इंटेलिजेंस के मतलब बदल गए। इंटेलिजेंस टेस्ट कैसे करते हैं उनके भी मायने चेंज होते गए। तो आज हम पढ़ेंगे इंटेलिजेंस के बारे में। देखिए, सबसे पहले जिन्होंने इंटेलिजेंस पे काम करा था उनका नाम याद रखिए, एल्फ्रेड बिने। इन्हें फादर ऑफ आईक्यू टेस्ट भी कहा जाता है। इन्होंने ही जो आईक्यू टेस्ट होता है इन्होंने उसकी शुरुआत करी थी, यही फाउंडर थे। इनका मानना था एबिलिटी टू जज वेल, अंडरस्टैंड वेल एंड रीजन वेल, कि सही निर्णय लेने की, समझने की और तर्क करने की क्षमता को हम बुद्धि कह सकते हैं, इंटेलिजेंस कह सकते हैं। समझना और रीजनिंग तक इनका जो कंसेप्ट था वो लिमिटेड था। इसके बाद जो आते हैं, हमें जानना है डेविड वेशलर के बारे में। डेविड वेशलर बताते हैं कि ग्लोबल कैपेसिटी टू एक्ट पर्पसफुली, थिंक रेशनली एंड डील इफेक्टिवली विद एनवायरमेंट, कि उद्देश्यपूर्ण कार्य करना, तार्किक चिंतन करना तथा पर्यावरण के प्रति, ठीक है, पर्यावरण के प्रति, यानी ये बोल रहे एनवायरमेंट में जितना जल्दी एडजस्ट हो जाए। इन्होंने बोला कि जो जितना जल्दी एडजस्ट हो जाएगा ग्लोबली, ठीक है, कोई जितना जल्दी एडजस्ट हो जाएगा, उसके बारे में हमें उसके बाद जानते हैं टर्मन ने क्या कहा था। टर्मन ने कहा था कि एबिलिटी टू कैरी एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, कोई कितना जल्दी अमूर्त सोच सकता है, कोई कितना अच्छे से अमूर्त सोच सकता है, वो उसकी किसके बारे में बताते हैं, उसकी इंटेलिजेंस के बारे में बताते हैं। अभी अलग अलग फिलोसोफर्स, अलग अलग थिंकर्स अपनी डेफिनेशन तो दे जाते हैं, लेकिन हमें क्या करना था, ये तो सिर्फ स्टेटमेंट्स है, हमने क्या एक्सेप्ट करा। देखिए, हमारे अकॉर्डिंग इंटेलिजेंस के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, कुछ पैरामीटर्स होते हैं, कि अगर आप में वो पैरामीटर्स है तो हम आपको इंटेलिजेंट मान सकते हैं। ठीक है, अगर आप इन कैरेक्टरिस्टिक्स को फिल करते हैं तो आपको इंटेलिजेंट माना जाएगा। सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक, जैसे मैंने बताया, अडेप्टेबिलिटी, कि आप कितनी नई सिचुएशन में अपने आप को एडजस्ट कर पा रहे, कितनी जल्दी आप एक नई सिचुएशन में अपने आप को एडजस्ट कर पा रहे हैं। मान लेते हैं मैं आपको क्या करूं, एक नई इंफॉर्मेशन देता हूं, कई लोग क्या करेंगे, उसे धीरे धीरे एक्सेप्ट करेंगे और कई लोग उसे तुरंत एक्सेप्ट कर लेंगे। वो इंफॉर्मेशन को अपने माइंड में तुरंत एक्सेप्ट भी कर लेंगे और उससे जल्दी मुझसे क्रॉस क्वेश्चन करना भी स्टार्ट कर देंगे। तो आपकी नजर में, ठीक है, दो सिचुएशन दे रहा हूं, एक सिचुएशन 1, एक सिचुएशन 2, कि एक लर्नर है, उसने क्या करा, जो भी मैंने उसे नई इंफॉर्मेशन दी, जो भी मैंने उसे नई सिचुएशन दी, उसने फास्टली उसके अकॉर्डिंग रिएक्ट करना स्टार्ट करा। और एक लर्नर था जिसने उसके स्लोली उस इंफॉर्मेशन या सिचुएशन में स्लोली लर्न करना स्टार्ट करा, स्लोली रिएक्ट करना स्टार्ट करा। तो आपकी नजरों में इंटेलिजेंट कौन होगा, 1 या 2, बता दीजिए चैट में, बता दीजिए 1 या 2, कौन ज्यादा इंटेलिजेंट होगा। अगर आप डेली लाइफ का एग्जांपल दे रहे हैं, एक जो फर्स्ट था उसने जल्दी रिएक्ट करा और जो सेकंड था उसने स्लो रिएक्ट करा, कौन ज्यादा अच्छा लर्नर, आप किसको ज्यादा इंटेलिजेंट लर्नर कंसीडर करेंगे? बिल्कुल सही,
फर्स्ट, क्योंकि उसने क्या करा, जल्दी रिएक्ट करा। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक, फर्स्ट लर्नर, क्योंकि उसने क्या करा, जैसे कि मैंने कहा, उसने इंफॉर्मेशन को जल्दी प्रोसेस करा, उसने इंफॉर्मेशन को अपने माइंड में जल्दी प्रोसेस करा और उसे जल्दी से जल्दी क्या करा, रिट्रीव करा, उसने जल्दी से जल्दी क्या करा, काम करा। अगला जो होता है हम कहते हैं एबिलिटी टू लर्न, किसमें कितनी सीखने की क्षमता है। इसके बेसिस पे हमने क्या कर लर्नर्स को दो कैटेगरी में बांट देते हैं कि एक तो फास्ट लर्नर हो गया, किसने तो जल्दी जल्दी सीख लिया, और एक लर्नर होता है हमारा स्लो लर्नर। यहीं से टर्म आई है कि जो लोग जिनमें सीखने की क्षमता अच्छी होती है, जो जल्दी सीख सकते हैं, उन्हें हम बोलते हैं फास्ट लर्नर। इनको ज्यादातर इंटेलिजेंट कंसीडर करते हैं। और जो ऐसे लर्नर होते हैं जिनको आप ये मान के चलते हैं कि भाई ये तो सीख ही नहीं पा रहा, हम इसे कितना ही ट्राई कर रहे हैं समझ ही नहीं पा रहा, तो उनको हम स्लो लर्नर मान के चलते हैं। ये होती है एबिलिटी टू लर्न। पहला मैंने बताया आप कितनी जल्दी एडजस्ट कर पा रहे हैं, और दूसरा आप कितनी जल्दी सीख पा रहे हैं। तीसरा होता है प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, कि आपके सामने अगर मैं कोई नई समस्या रख दूं, आपको कोई नई प्रॉब्लम से इंट्रोड्यूस करूं, तो आप उसे सॉल्व कर पा रहे नहीं कर पा रहे। ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्किल होता है, और ये बच्चे में डेवलप करने के लिए टीचर का बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है कि ये जो स्किल है हम बच्चे में डेवलप करें, ये स्किल को अच्छे से बच्चे में डेवलप करें। टीचर की जिम्मेदारी होती है कि कोई भी नई सिचुएशन, ठीक है, रियल लाइफ अगर मान लेते हैं, रियल लाइफ सिचुएशन, रियल लाइफ प्रॉब्लम दे दिया अपने बच्चे को क्लासरूम में, और उसको आप सिखाना चाहते हैं, तो इसी से तो बना था प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड, हमने पढ़ा था ना, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड। और एक और मिलता जुलता मेथड था, हमने पढ़ा था इंक्वायरी मेथड। इंक्वायरी मेथड, दो मेथड्स के बारे में हमने पढ़ा था, याद करिए, दो मेथड्स के बारे में पढ़ा था। पहला था हमारा प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड, जिसमें हम बच्चे को रियल लाइफ प्रॉब्लम, रियल लाइफ सिचुएशन देते हैं, देखते हैं बच्चा उससे कैसे जल्दी जल्दी आ पा रहा है। अच्छा, मुझे जरा बता पाएंगे क्रिएटिविटी को, मैंने आपको बताया था, इसी से याद आया था, क्रिएटिविटी को मोर क्या कहते हैं, क्रिएटिविटी को मोर क्या कहते हैं, और किस नाम से जानते हैं क्रिएटिविटी को, क्रिएटिविटी को मोर किस नाम से जानते हैं बताइए। हम देख पा रहे हैं क्रिएटिविटी को हम किस नाम से जानते हैं, डाइवर्जेंट थिंकिंग। क्रिएटिविटी को दूसरा नाम मैंने आपको बताया था डाइवर्जेंट थिंकिंग। मैं आपको एक बार फिर से बताता हूं, आपको फिर से समझाऊंगा क्यों मैंने ऐसा कहा, लेकिन इस वर्ड को क्रिएटिविटी को, ठीक है, क्रिएटिविटी को याद रखिएगा, हम डाइवर्जेंट थिंकिंग कहते हैं। अच्छा, फिर अगला जो टर्मिन नहीं कहा था, जो हम टर्मिन का नाम इस यूनिट में हम बार बार सुनेंगे, टर्मिन नहीं कहा था कि आप अमूर्त सोच, कितना अच्छे से अमूर्त सोच पाते हैं, कितना जल्दी आप अमूर्त सोच पाते हैं, ये आपकी इंटेलिजेंस या बुद्धि का मानक होता है। कि एक बच्चा है वो एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट, अमूर्त कंसेप्ट को भी अच्छे से समझ पा रहे, ठीक है, बिना किसी मदद के समझ पा रहे, और जल्दी से एनालाइज कर पा रहे, मेंटली रिएक्ट कर पा रहे, तो वो बच्चे को आप इंटेलिजेंट कंसीडर करेंगे। इसको हम कहेंगे इस बच्चे के पास इंटेलिजेंस है, जो जल्दी से जल्दी अमूर्त सोच पा रहे हैं। और अगला आता है हमारा डिसीजन मेकिंग। एक व्यक्ति है, आप उसे जानते हैं, आपकी लाइफ में कोई ना कोई व्यक्ति होगा जो बहुत जल्दी, ठीक है, बहुत जल्दी सारी डिसीजन, अगर से कोई निर्णय लेना है तो सारे फैक्टर्स, जितने भी फैक्टर्स है, उन्हें बहुत जल्दी एनालाइज कर लेता है, बहुत जल्दी एनालाइज कर लेता है, और डिसीजन मेकिंग भी जल्दी से कर लेता है, ठीक है, जल्दी से निर्णय तक पहुंच जाता है। और उसके विपरीत आप सबकी लाइफ में कई व्यक्ति ऐसे होंगे कि वो आप उन्हें प्रॉब्लम दे, उन्हें सिचुएशन दे, वो क्या करते हैं, प्रॉब्लम एनालाइज करने में, फैक्टर्स को एनालाइज करने में बहुत टाइम लेंगे, और डिसीजन बनाने में, जो डिसीजन है, जो निर्णय तक पहुंचने में भी काफी ज्यादा समय लेंगे। तो ऐसा व्यक्ति जो जल्दी या अच्छी डिसीजन मेकिंग कर सकता है, उसे हम इंटेलिजेंट कंसीडर करते हैं। ये भी एक इंटेलिजेंस का फैक्टर माने जाते हैं। क्रिएटिविटी, जैसे मैंने बताया, सृजनात्मकता, कि आप किसी चीज को, किसी एक रास्ते में, मैं आपको बोलता हूं कि आप मुझे बता दीजिए कि किन नंबर्स को मल्टीप्लाई करूं 20 आ जाए, किन नंबर्स को मल्टीप्लाई करूं मैं 20 आ जाए, बताइए किन नंबर्स को मैं मल्टीप्लाई करूं कि आंसर हमारा 20 आ जाए। कोई बच्चा, अच्छा, कोई बोलेगा 10 इंटू 2, एक ये तरीका हो गया, कोई बोलेगा 4 इंटू 5, एक ये तरीका हो गया, कोई बोलेगा 20 इंटू 1, एक ये तरीका हो गया, है ना, ये हो गया। बिल्कुल, ये हमारे कुछ तरीके हो सकते हैं 20 तक जाने के, एक तरीका नहीं है, हम 3 तरीकों से 20 तक पहुंच सकते हैं। तो ऐसा बच्चा, ठीक है, अगर मैं आपसे पूछता एक ऐसा बच्चा, एक ऐसा व्यक्ति जिसने सिर्फ एक आंसर करा, और एक ऐसा बच्चा जिसने क्या करा, मल्टीपल, एक ही गोल तक पहुंचने के मल्टीपल रास्ते ढूंढ लिए, एक ही फाइनल डेस्टिनेशन तक पहुंचने के उसने मल्टीपल रास्ते ढूंढ लिए, हम उसे क्रिएटिव कहेंगे। कि एक ऐसा व्यक्ति, एक ऐसा बच्चा जो गोल तक पहुंचने के लिए, ठीक है, जो भी आपका प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए मल्टीपल सॉल्यूशन दे दे,
ऐसे ही बच्चे को हम क्या कहते हैं, क्रिएटिव कहते हैं। और यहीं से हमारा शब्द आता है डाइवर्जेंट थिंकिंग। डाइवर्जेंट थिंकिंग जो शब्द है हमारा यहीं से आता है। मान लेते एक बच्चा है, आपको एग्जांपल देता हूं क्या डिफरेंस होता है। एक बच्चा है वो अलग अलग डायरेक्शन में सोच सकता है कि आप, मैंने जैसे बताया कि उससे हमने पूछा 20 के कैसे ला सकते हैं, उसने बोला 10x2 हो सकता है, 20x1 हो सकता है, 4x5 हो सकता है ना। जो ऐसा तरीका होता है, जब बच्चा ऐसा होता है, वो ऐसे तरीकों से आए, तो हम इसे कहते हैं डाइवर्जेंट थिंकिंग। जब वो मल्टीपल डायरेक्शन में सोच पा रहे, डाइवर्जेंट थिंकिंग। और एक कई बच्चे ऐसे होंगे कि वो एक ही, ठीक है, इसका विपरीत होता है कन्वर्जेंट थिंकिंग, इसका अपोजिट होता है कन्वर्जेंट थिंकिंग, ठीक है। जब बच्चा क्या करे, जब बच्चा एक ही डायरेक्शन में चलता रहे, एक ही सॉल्यूशन बता पाए, उसको हम कहते हैं कन्वर्जेंट थिंकिंग। लीनियर, एक ही डायरेक्शन में सोच पा रहा है, लीनियर थिंकिंग, इसे हम कहते हैं कन्वर्जेंट थिंकिंग। चलिए आगे जरा देखते हैं। मतलब मेरे को आपको बताने का मतलब ये था कि जो डाइवर्जेंट थिंकिंग होती है, जो डाइवर्जेंट थिंकिंग होती है, या फिर जो हमारी क्रिएटिविटी होती है, डाइवर्जेंट थिंकिंग या क्रिएटिविटी, ये इंटेलिजेंस का एक फैक्टर होता है। जिसके पास क्रिएटिव थिंकिंग होती है, उसे हम कहते हैं ये इंटेलिजेंट है, उसे हम इंटेलिजेंट कंसीडर कर सकते हैं, कह तो नहीं सकते, उसे इंटेलिजेंट कंसीडर किया जा सकता है। लास्ट होता है, लास्ट एक दो बचे हमारे। एक होता है हमारा गोल डायरेक्टेड बिहेवियर, कि जो गोल डायरेक्टेड बिहेवियर हमने कल ही पढ़ा था, कि जितनी जल्दी आपने जो डिसीजन बनाया है, जो आपने डिसीजन बनाया, जितनी जल्दी आप उसकी तरफ बढ़ना स्टार्ट कर देंगे, गोल की तरफ जितनी जल्दी आप बढ़ना स्टार्ट कर देंगे, गोल की तरफ जितनी जल्दी आप बढ़ना स्टार्ट कर देंगे, वो आपकी इंटेलिजेंस को शो करता है कि आपने सिर्फ सोचने में टाइम वेस्ट नहीं करा, आपने उसके प्रति एक्शंस भी करे, आपने उसके प्रति मेहनत भी करी। तो ये भी एक इंटेलिजेंस की निशानी होती है। और लास्ट होता है जो हमें बताना है, ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। ट्रांसफर ऑफ लर्निंग समझने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। आपने एक बच्चे को बता दिया कि प्लस क्या होता है, माइनस क्या होता है, मल्टीप्लाई क्या होता है और डिवाइड क्या होता है। इन सबको यूज कर आपने बच्चे को ये सब कंसेप्ट बता दिए। इन सबको यूज कर बच्चा बॉर्ड मास के क्वेश्चन सॉल्व कर सकता है, हाँ या ना बताइए, यस या नो में आंसर कर दीजिए। कि अगर आपने बच्चे को ये सारी चीजें सिखा दी, मल्टीप्लाई डिवाइड क्या होता है, क्या इन सबको यूज कर बच्चा बॉर्ड मास के क्वेश्चन यूज कर सकता है, हाँ या ना बता दीजिए। बिल्कुल कर सकता है। तो उसने, बच्चे ने क्या करा, जो उसकी लर्निंग थी उसे क्या करा, ट्रांसफर कर दिया। और बॉर्ड मास, अच्छा, इन सबको यूज कर बच्चा और कॉम्प्लिकेटेड मैथ्स के सम सॉल्व कर सकते हैं, कॉम्प्लिकेटेड सम्स, हाँ या ना में बताइए, कर सकते हैं नहीं कर सकता, कर सकता है। उस बच्चे ने क्या करा, बिल्कुल अपनी लर्निंग थी, अपनी लर्निंग को क्या करा, यूज करा, ट्रांसफर करना स्टार्ट करा। एक और एग्जांपल देता हूं, मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं। आपने एक बच्चे को मैं बताता हूं, एक बहुत नॉर्मल एग्जांपल लेते हैं। आपने बच्चे को रनिंग सिखा दी, क्या वो बच्चा फुटबॉल खेल सकता है उसके थ्रू, रनिंग के थ्रू, जो उसका रनिंग का थ्रू स्किल था, उसके थ्रू बच्चा फुटबॉल सीख सकता है, बिल्कुल सीख सकता है। तो ऐसा जो बच्चे ने स्किल का यूज करा, हमने थोड़ी कहा था बच्चे को कि रनिंग यूज करनी है, बच्चे ने खुद से उस स्किल को, ठीक है, जो उसे हमने पहले स्किल सिखाया था, बच्चे ने उसे बाद में अप्लाई करा। तो ऐसा कंसेप्ट होता है, ये जो काम होता है, ठीक है, बच्चा जो उसकी प्रीवियस नॉलेज होती है, जब उसे रीयूज करता है, यहाँ पे उसने जो उसका पहले का सिखाया स्किल था उसे रीयूज करा, है ना, ये जो स्किल होता है, इसको हम कहते हैं ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। लर्निंग को हमने क्या कर दिया, ट्रांसफर कर दिया, कि जो पहले सीखा था वो आपको आने वाली चीजों में काम आ रहा है, जो फ्यूचर में आप सीखेंगे, जो आपने पहले सीखा था, जो फ्यूचर में सीखेंगे उसके काम आता है। अगर मैं आपको बताना चाहूं जो हमारा ट्रांसफर ऑफ लर्निंग होता है, ये दो टाइप का हो सकता है, एक पॉजिटिव, एक नेगेटिव, दो टाइप का लर्निंग का ट्रांसफर हो सकता है। कई बार क्या होता है कि आपने जो पहले सीखा है, वो आपको कोई नई चीज सीखने में मदद कर सकता है, ठीक है, जो आपने पहले सीखा है वो आपको कोई नई चीज सीखने में मदद कर सकता है। और कई बार क्या होता है कि आपने जो पहले सीखा है वो आपको नई चीज सीखने से रोक रहा है ना, ऐसा होता ही नहीं होता कि आपने, कई बार क्या होता है जो पहले सीखा है वो आपको हेल्प भी कर रहा है और नई सीखा रोक भी रहा है। एक एग्जांपल से देख लेते हैं। मैंने जैसे समझाया, आपको रनिंग आती थी, आपने क्या करा, फुटबॉल सीख लिया। रनिंग आती थी, आपने क्या, फुटबॉल सीख लिया। उसका एक और एग्जांपल जैसे हमने करा, आपको प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड आता था, आपने बॉर्ड मास सीख लिया। इसने क्या करा, इस प्रोसेस ने क्या करा, आपका जो प्रीवियस नॉलेज थी उसने आपके अपकमिंग नॉलेज को कॉम्प्लीमेंट करा, ठीक है, उसने आपकी अपकमिंग नॉलेज को सपोर्ट करा। वही मैं बोलता, कई केसेस में देखा गया है, कई लोग क्या होते हैं, हिंदी में बहुत स्मूथ होते हैं, हिंदी में बहुत एफ्लुएंट होते हैं,
लेकिन जो उनकी हिंदी की नॉलेज होती है या जो उनका हिंदी का स्किल होता है, उन्हें न्यू लैंग्वेज लर्न करने से रोकता है, न्यू लैंग्वेज लर्न करने से, ठीक है, न्यू लैंग्वेज लर्न करने में बाधा देता है। क्योंकि जैसे अगर मैं हिंदी और इंग्लिश का कंपैरिजन कर लेता हूँ, हिंदी और इंग्लिश का कंपैरिजन कर लेता हूँ, कोई व्यक्ति होगा वो हिंदी में बहुत एफ्लुएंट होगा, बहुत अच्छा होगा, लेकिन जो उसकी हिंदी की नॉलेज है या जो उसका हिंदी का स्किल है वो उसको इंग्लिश सीखने से रोक देता है या उसकी इंग्लिश सीखने में बाधा उत्पन्न कर देता है। क्योंकि देखिए कई कई चीजें, हिंदी में रूल्स अलग है, हिंदी में रूल्स अलग है, और इसके रूल्स, इसकी ग्रामर बिल्कुल अलग है। तो जो हिंदी की जो नॉलेज थी, जो इसका हिंदी का स्किल्स था या जो हिंदी की लर्निंग थी, उसने क्या करा, उसकी जो इंग्लिश की लर्निंग थी उसमें एक बाधा, उसमें एक ऑब्स्टेकल लगा दिया। इस टाइप की लर्निंग को हम कहते हैं नेगेटिव लर्निंग। कि जब आपको जो पुराना स्किल था वो आपको एक नया स्किल पाने से या नई नॉलेज एक्वायर करने से रोक देता है, इस टाइप की नॉलेज को हम कहते हैं नेगेटिव लर्निंग, नेगेटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, सॉरी, नेगेटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। एक हो गया हमारा पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, एक हो गया नेगेटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। इन दोनों में कोई डाउट एक बार थम्स अप कर दीजिए अगर आपको कोई इशू ना हो और समझ आ गया हो, या आपको कोई डाउट हो तो प्लीज चैट में लिख दीजिए, मैं देखता हूँ, चैट में साथ साथ देख रहा हूँ, कोई इशू नहीं होगा, ठीक है, कोई इशू तो नहीं। चलिए आगे चलते हैं। तो ये जो हमने फैक्टर्स पढ़े, ये जो हमने फैक्टर्स पढ़े, जो हमने पीछे फैक्टर्स देखे, ये सारे फैक्टर्स होते हैं कि जो हमें बताते हैं कि एक बच्चा एक कोई व्यक्ति क्या इंटेलिजेंट है या नहीं है। ये सारे फैक्टर कंबाइंड है। अगर मैं आपको बोलूं सिर्फ इनमें से एक फैक्टर हो, कोई एक फैक्टर हो, तो ऐसा नहीं होगा। सारे फैक्टर्स का इंटेलिजेंट में इक्वल योगदान होता है। अगर किसी के पास अडेप्टेबिलिटी होगी तो वो एब्स्ट्रैक्ट भी सोच सकता होगा, वो डिसीजन मेकिंग भी अच्छी कर सकता होगा, तभी हम उसे क्या कहेंगे, इंटेलिजेंट कहेंगे। उसके प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स भी अच्छे होंगे। तो जिसके पास ये सारे फैक्टर्स आ जाते हैं उसको हम कहते हैं कि वो इंटेलिजेंट है। वहां पे आ जाता है हमारे इंटेलिजेंस का कंसेप्ट। चलिए आगे देखते हैं क्या क्या गुण होते हैं एक इंटेलिजेंट व्यक्ति में। सबसे पहले जो गुण होता है इंटेलिजेंट व्यक्ति में, सबसे पहले इंटेलिजेंट व्यक्ति में क्या क्या गुण होते हैं। सबसे पहला गुण होता है कि वो क्विक लर्नर होता है, जल्दी चीजें समझता है और जल्दी क्या करता है, रिस्पॉन्स करता है, चीजों को जल्दी समझता है और जल्दी से जवाब देता है। उसके अलावा फ्लेक्सिबल होता है, ठीक है, लचीला होता है। लचीला किस टर्म में, लर्निंग के एस्पेक्ट में, लर्निंग के एस्पेक्ट में लचीला होता है। यानी जो भी उसकी पुरानी इंफॉर्मेशन होगी उसे वो नई इंफॉर्मेशन सीखने के लिए यूज करेगा, एक जगह अटका नहीं रहेगा। जो उसका लर्निंग का प्रोसेस है, जो उसका डेवलपमेंट का प्रोसेस है, उसमें वो एक जगह अटका नहीं रहेगा, बल्कि क्या करता रहेगा, लर्निंग करता रहेगा। उसके अलावा पर्पसफुल होता है, ठीक है, उद्देश्यपूर्ण बिहेवियर करता है, प्लान्ड होता है, हर चीजों को प्लान करता है, अपने आप को स्व सुधार का, सेल्फ करेक्ट करके, किसी और को उसको करेक्शन की जरूरत नहीं होती, स्व सुधार पे भी काम करता है। ये सारे जो फैक्टर्स होते हैं। और इकोनॉमिकल इन इफेक्ट, मतलब कम से कम एफर्ट में, जो भी इंटेलिजेंट लोग होते हैं, इंटेलिजेंट लोग क्या करेंगे, कम एफर्ट्स में मोर रिजल्ट पाना चाहते हैं, कम एफर्ट करके मोर रिजल्ट पाना चाहते हैं। जब आप ये सारे क्राइटेरिया फुलफिल कर सकते हैं तो हम कह सकते हैं कि आपके अंदर इंटेलिजेंस के सारे गुण आते हैं, आपको हम इंटेलिजेंट कंसीडर कर सकते हैं। एक एग्जांपल ले लेते हैं। देखिए एक बच्चा था, उसको आते हुए रास्ते में रोड ब्लॉक मिली, उसने क्या करा, दूसरा रास्ता था, जैसे उसने देखा रोड ब्लॉक है उसने क्या करा, दूसरे रास्ते पे शिफ्ट हो गया। तो क्या हमें बताते हैं बच्चे इंटेलिजेंट है या नहीं है, यस या नो में बताइए। बताएगा कि एक बच्चे ने रोड ब्लॉक देखी, उसने क्या करा, बिल्कुल बिल्कुल उसने क्या करा, तुरंत रास्ता बदल लिया। हमें क्या बताएगा, बच्चे इंटेलिजेंट है, जी हाँ। ये हमें कौन से बच्चे के कौन से स्किल के बारे में बता रहे हैं, बच्चे में कौन सा स्किल है इनमें से बताइए। हमने इतने सारे स्किल पढ़े थे ना, प्रॉब्लम सॉल्विंग हो गया, क्रिएटिविटी हो गया, डिसीजन मेकिंग हो गया, इनमें से कौन से स्किल्स के बारे में बता रहे हैं। अभी जो हमने पढ़ा था अडेप्टेबिलिटी हो गया, अडेप्टेबिलिटी हो गया, बिल्कुल बिल्कुल हमें मल्टीपल स्किल बता रहे कि बच्चे ने अच्छी डिसीजन मेकिंग करी, बहुत जल्दी डिसीजन मेकिंग करी, बच्चे ने क्या करा, प्रॉब्लम सॉल्व करी, बच्चा जल्दी अडेप्ट हो गया। तो हमें मल्टीपल स्किल्स देखने को मिल रहे हैं, इसलिए हम इस बच्चे को इंटेलिजेंट कंसीडर करेंगे, हम बच्चे को इंटेलिजेंट कंसीडर करेंगे, हाँ जी हाँ। अच्छा यहाँ पे हमें एक और चीज फ्लेक्सिबिलिटी देखने को मिली। बच्चे ने क्या करा, तुरंत जैसे उसे लगा रास्ता बंद है, उसने एक जगह अटका नहीं, रिजिड नहीं रहा, उसने जल्दी से फ्लेक्सिबल होकर, ठीक है, लचीलापन दिखाया, अपना फिजिकल लचीलापन नहीं, मेंटल लचीलापन दिखाया, और उसने क्या करा, रास्ता बदल लिया। आगे देखते हैं। अ फार्मर चेंजेस द क्रॉप आफ्टर रीडिंग वेदर सिग्नल्स। एक किसान ने क्या करा, पहले कोई फसल बोई होगी, फिर उसने गूगल पे पढ़ा कि अच्छा इस साल बारिश कम होने वाली है, कैसा मौसम होने वाला है, उसने क्या करा, अपनी क्रॉप चेंज कर ली, क्रॉप चेंज कर ली। क्या पहले मुझे बताइए इसमें हमें कौन कौन से स्किल्स देखने को मिल रहे हैं, कौन कौन से गुण देखने को मिल रहे हैं इंटेलिजेंस के।
एक एक वर्ड में बताइए हमें कौन कौन से गुण देखने को मिल रहे हैं। बताइए कौन कौन से गुण। क्या हमें यहाँ पे डिसीजन मेकिंग देखने को मिल रही है? क्या हमें डिसीजन मेकिंग, बिल्कुल सबसे पहले उसने डिसीजन मेकिंग। क्या हमें यहाँ पे एडजस्टमेंट देखने को मिल रही है? एडजस्ट, अडेप्टेबिलिटी देखने को मिल रही है। उसने तुरंत सिचुएशन को क्या करा, एनालाइज करा और क्या करा, सॉल्व करने की कोशिश करी, एडजस्टमेंट। हमें यहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स भी देखने को मिल रहे हैं। तो ये सारे इंपॉर्टेंट स्किल्स होते हैं। अच्छा, एक जैसे हम आपको न्यूमोनिक्स बताते हैं ना, हम आपको न्यूमोनिक्स बताते हैं, तो एक बच्चे ने क्या करा, उसे चीजें याद नहीं हो रही थी, तो उसने क्या करा, जैसे हम आपको अलग अलग न्यूमोनिक स्किल बताते हैं, तो एक बच्चे को चीजें याद नहीं हो रही थी, तो उसने क्या करा, अलग अलग न्यूमोनिक स्किल बनाए। जैसे अभी हमने पढ़ा था ना, सेल, एसपी, और हमने बना रखा है ओए, गल, सुन। तो मुझे बताइए, कोई बच्चे ही बना रहे हैं, तो क्या वो इंटेलिजेंट है? क्या आप उसे इंटेलिजेंट कंसीडर करेंगे? यस या नो? करेंगे, बिल्कुल। और कौन सा स्किल देखने को मिल रहा है? कौन सा स्किल देखने को मिल रहा है हमें यहाँ पे? कौन सा स्किल देखने को मिल रहा है हमें? बिल्कुल बिल्कुल, हमें कौन सा स्किल देखने को मिल रहा है? इंटेलिजेंस का कौन सा स्किल हमें देखने को मिल रहा है यहाँ पे? इंटेलिजेंस का कौन सा स्किल आप कह सकते हैं? मेजरली, मेजरली, बिल्कुल बिल्कुल सही कहा। क्रिएटिविटी हमें देखने को मिल रही है। हमें यहाँ पर क्रिएटिविटी देखने को मिल रही है, बिल्कुल ठीक कहा। आगे चल सकते हैं? बिल्कुल सही, बिल्कुल आगे चल सकते हैं एक बार, अगर आपको इसमें कोई डाउट ना हो। अब देखिए, बुद्धि और बुद्धिपूर्ण व्यवहार, ठीक है, इंटेलिजेंट और होने में और इंटेलिजेंट बिहेव करने में थोड़ा फर्क होता है। ठीक है, मेरी बात समझिए कि कोई व्यक्ति इंटेलिजेंट है और कोई व्यक्ति का व्यवहार में इंटेलिजेंस है, व्यवहार से इंटेलिजेंस है। कोई बच्चे सिर्फ इंटेलिजेंट है और किसी के व्यवहार में हमें इंटेलिजेंस देखने को मिलती है। इसमें बहुत फर्क हो सकता है। सबसे पहले देखिए, जो इंटेलिजेंस होती है वो एक लेटेंट यानी अंतर्निहित होती है, कोई ऐसे बाहर से नहीं देखने को मिलती। ठीक है, जिन लोगों में इंटेलिजेंस आप कंसीडर करते हैं वो इंटरनल प्रॉपर्टी मान के चलिए, एक इंटरनल प्रॉपर्टी होती है। वहीं जो इंटेलिजेंट बिहेवियर होता है वो हमें इंसान के हर काम से, हर सिचुएशन में देखने को मिलता है। ठीक है, जो इंटेलिजेंस की बात करें, अगर आपने एक बच्चे को पेन और पेपर दे दिया और टेस्ट दे दिया, तो उसके जो मार्क्स आएंगे वो बच्चे की इंटेलिजेंस के बारे में बताएंगे, मार्क्स। वही हमने बच्चे को एक रियल लाइफ प्रॉब्लम दी, बच्चे ने उसका सॉल्यूशन दिया, वो बच्चे के हमें इंटेलिजेंस, या बच्चे ने जैसे रोड ब्लॉक का एग्जांपल से हमने पढ़ा था, रोड ब्लॉक थी, तो उस बच्चे ने जो अपना बिहेवियर शो करा, उस बच्चे ने जो अपनी बुद्धि के बारे में या जो तर्क शो करा, वो उसके इंटेलिजेंट बिहेवियर के बारे में बताता है, कि उसकी ओवरऑल एक्शन या ओवरऑल एक्टिविटी से हमें उसकी इंटेलिजेंस के बारे में पता चलता है कि वो बिहेवियर से इंटेलिजेंट है। अच्छा, इंटेलिजेंस, पेन, मार्क्स आप डायरेक्टली तो देख नहीं सकते, किसी को देखकर तो जज कर नहीं सकते कि पढ़ने में कैसा होगा, उसके लिए तो हमें टेस्ट करने पड़ेंगे। इंटेलिजेंस के लिए हमें क्या करना पड़ता है? टेस्ट रन करना पड़ता है। वहीं अगर आपको किसी का इंटेलिजेंट बिहेवियर ऑब्जर्व करना है, कि बिहेवियर से, या फिर जिसे हमने कहा कि बुद्धि तारण व्यवहार, ठीक है, बुद्धि तारण व्यवहार को देखना है हमें, तो हम क्या कर सकते हैं? ऑब्जर्व करेंगे। ऑब्जर्वेशन से ही हमें पता चल जाएगा कि व्यक्ति डेली लाइफ में या डेली लाइफ के एक्शंस को ऑब्जर्व करके हमें पता चल जाएगा कि व्यक्ति इंटेलिजेंट बिहेवियर पोजेस करता है नहीं करता, या इसका इंटेलिजेंस का है भी नहीं है। ठीक है, कुछ चीजें इंटेलिजेंस के लिए हमें टेस्ट रन करना पड़ेगा, जैसे आईक्यू टेस्ट हो जाता है, ये सारे टेस्ट हमें इंटेलिजेंस के लिए रन करने पड़ सकते हैं। लेकिन इंटेलिजेंट बिहेवियर के लिए हम क्या कर सकते हैं? बच्चे को डेली ऑब्जर्व करके भी उसको इंटेलिजेंट बिहेवियर पता कर सकते हैं और बता सकते हैं कि इंटेलिजेंट बिहेवियर रखता है नहीं रखता है। किस फैक्टर पर, बताइए किन किन फैक्टर्स पर इंटेलिजेंट बेस्ड होती है? मुझे कुछ फैक्टर्स होते हैं कि इंटेलिजेंट कहां से आती है। सबसे पहली बात हमें याद रखनी है, इंटेलिजेंस, मुझे बताइए इंटेलिजेंस का रिलेशन एनवायरमेंट से ज्यादा होगा या हेरिडिटी से ज्यादा होगा? नेचर वर्सेस नर्चर डिबेट हम करते हैं, इंटेलिजेंस किस पे ज्यादा होगी? ज्यादा ज्यादा पूछो सर, एक आंसर बताइए मैम, इसमें से एक आंसर होगा। ज्यादा किस पे निर्भर करेगी? इंटेलिजेंस का ज्यादा रिलेशन किससे होगा? नेचर पे, नेचर यानी हेरिडिटी पे, नर्चर यानी एनवायरमेंट? नेचर, सब लोग कह रहे हैं नेचर, बिल्कुल। जो हेरिडिटी होती है, मैंने आपको बताया था, हेरिडिटी क्या करती है? एक अपर लिमिट दे देती है कि भाई इससे ज्यादा, एक्सेप्शन देखिए, एक्सेप्शन हर जगह हो सकते हैं, कई जगह एक्सेप्शन हमें देखने को मिलेगी, लेकिन ज्यादातर केसेस में हमें देखने को मिलता है कि जो हेरिडिटी है एक अपर लिमिट सेट कर देती है कि आप इतना ही पोटेंशियल अचीव कर सकते हैं। और नर्चर या जो एनवायरमेंट है, एनवायरमेंट क्या करता है? उस हाईएस्ट पोटेंशियल को, जो आपकी अपर लिमिट है, उसे अचीव करने में आपकी मदद करता है।
ठीक है। तो जहां तक कि हम बात करते हैं, जो इंटेलिजेंस है वो मोर ज्यादा डिपेंडेंट आपकी हेरिडिटी पे होती है। ज्यादा रिलेशन इंटेलिजेंस का आपकी हेरिडिटी पे होता है, कि आपके जो जेनेटिक्स है वो आपका मेजर इंफ्लुएंस रखते हैं आपकी हेरिडिटी के ऊपर। ठीक है, इतना जानना है। और फैक्टर्स क्या क्या होते हैं, और फैक्टर्स देख लेते हैं। सबसे पहले देखिए, सबसे जो मेजर होता है, देखिए यही लिखा है, हेरिडिटी सेट्स द लिमिट ऑफ ग्रोथ। हेरिडिटी होती है उस ग्रोथ की लिमिट को सेट कर देती है, और एनवायरमेंट डिसाइड्स हाउ मच इज अचीव। एनवायरमेंट ये डिसाइड करती है आप उसमें से कितना अचीव कर पाएंगे। मान लेते एक लिमिट सेट कर दी 100 की, एनवायरमेंट इस 100 की लिमिट को अचीव करने में आपकी मदद करेगी। ठीक है, नेचर ने या जेनेटिक्स ने आपकी हायर लिमिट सेट कर दी 100 की। ये जो लिमिट है इसको अचीव करने में एनवायरमेंट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। ठीक है, दोनों का इंफ्लुएंस होता है, लेकिन ज्यादा इंफ्लुएंस हमेशा हेरिडिटी का देखा गया है। कई बार ऐसा होता है, ज्यादातर देखा जाता है अगर पेरेंट्स इंटेलिजेंट है तो बच्चा भी इंटेलिजेंट होता है। ठीक है, मैंने बताया एक्सेप्शन हर जगह होते हैं, लेकिन ज्यादातर केसेस में देखा जाता है। और अगर पेरेंट्स एवरेज आईक्यू के, पेरेंट्स का आईक्यू नॉर्मल है, तो बच्चा भी नॉर्मल आईक्यू का होता है। उसके अलावा हेल्थ का बहुत फर्क पड़ता है, कि बच्चा अगर हेल्दी है, एक कहावत होती है कि हेल्दी माइंड रिजाइड्स इन हेल्दी बॉडी, कि जो एक स्वस्थ दिमाग होता है वो एक स्वस्थ शरीर में ही रहता है। तो ये हेल्थ का इसलिए बहुत मेजर इफेक्ट होता है। उसके अलावा कल्चर, आप इस कल्चर से बिलोंग करते हो, आप किस सोशल एनवायरनमेंट से आ रहे हो, देखिए किस सोशो इकोनॉमिक बैकग्राउंड से आ रहे हो, इसमें भी बहुत फर्क पड़ता है। ठीक है, यही जो आपका कल्चर या फिर जो आपका सोशो इकोनॉमिक बैकग्राउंड हो गया, यही कहीं ना कहीं आपके एनवायरनमेंट के बारे में बता रहे हैं। ये कहीं ना कहीं आपके एनवायरनमेंट के बारे में बता रहे हैं कि आप किस एनवायरनमेंट से आ रहे हो, इससे भी फर्क पड़ता है। ठीक है, लेकिन वो सिर्फ आपके पोटेंशियल को अचीव करने पे बता रहे हैं कि आप उससे अपना पोटेंशियल धीरे अचीव करेंगे या फास्ट अचीव करेंगे, या कर भी पाएंगे नहीं कर पाएंगे। उसका रिलेशन होता है कल्चर का और सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड का। ठीक है, अगर एक एग्जांपल देना चाहूं, बहुत बेसिक से एग्जांपल समझते हैं। कई कल्चर्स में वुमेन को आगे नहीं आने दिया जाता, कई कल्चर में वुमेन को एजुकेशन नहीं दी जाती। तो उनमें क्या होगा बताइए, जिन कल्चर में वुमेन को एजुकेशन नहीं दी जाती, ठीक है, कई कल्चर है वहां पे वुमेन को एजुकेशन नहीं दी जाती, तो क्या इन वुमेन में, ठीक है, इनकी हेरिडिटी ने, मान लीजिए हेरिडिटी इनकी अच्छी है, हेरिडिटी सब जो इनकी फैमिली में अच्छे आईक्यू के लोग हैं, ठीक है, हेरिडिटी ने सेट कर दिया अच्छे आईक्यू के लोग हैं, क्या इस वुमेन को आप इंटेलिजेंट कंसीडर कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इनके पास एजुकेशन नहीं है। एजुकेशन नहीं है, क्या आप इन्हें, जो हमने टर्म्स पढ़ी, फ्लेक्सिबिलिटी या ये सारी टर्म्स, क्रिएटिविटी, ये सारी टर्म्स इन पे रेगुलर अगर हम एजुकेशन की बात करें, इन टर्म्स में बात करें, क्या ये डेवलप हो पाएगी? क्योंकि उनके कल्चर ने रोक लगा रखी है। हो पाएगी, लेकिन इतनी फास्ट, अच्छा मुझे बताइए कि फास्ट हो पाएगी? एजुकेशन नहीं है, क्या इतनी इफेक्टिवली ग्रो कर पाएगी कि इनमें क्रिएटिविटी, मुझे बताइए, क्रिएटिविटी, प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिसीजन मेकिंग, और इसके अलावा हमने क्या पढ़ा था, अडेप्टेबिलिटी, ये सारे स्किल्स क्या इतने इफेक्टिवली ग्रो कर पाएंगे जितने एक एजुकेटेड वुमेन में कर पाते हैं? नहीं कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। इसीलिए कल्चर का बहुत इंपॉर्टेंट प्रभाव होता है, कल्चर का बहुत इंपॉर्टेंट प्रभाव होता है। एक साइंटिफिक रिसर्च पढ़ी थी मैंने काफी टाइम पहले, तो एक कम्युनिटी के बारे में थी, एक कम्युनिटी है महाराष्ट्र में, ट्राइबल कम्युनिटी है, महाराष्ट्र में एक ट्राइबल कम्युनिटी है। इनके बारे में हमें जानना है क्या है, थोड़ा सा एग्जांपल के बाद बता तो कल्चर का कैसे इंपैक्ट होता है। ये जो ट्राइबल कम्युनिटी है, इनके आसपास स्कूल नहीं है, फिर भी जब हमने इनके बारे में, ठीक है, जब भी मतलब जो भी बच्चे इस कम्युनिटी के बेसिक स्कूल में जाते थे, जो बेसिक एजुकेशन उसके जाते थे, टीचर ने ऑब्जर्व करा इनका मैथ्स बहुत अच्छा है, बाकी सारे तो है नहीं, मैथ्स एक्सीलेंट है इनका। इनका देखा गया कि इनका मैथ्स बहुत एक्सीलेंट था, और बाकी सारे सब्जेक्ट्स में इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे। फिर जो रिसर्चर्स थे उन्होंने इनकी कम्युनिटी पे रिसर्च करी, पता चला कि ये जो बच्चे थे ये क्या करते थे, रैट कैचिंग का काम करते थे। कि खेतों में क्या होते, चूहे हो जाते हैं ना, उन्हें पकड़ना होता था, और उनके बेसिस पे इन्हें पैसे मिलते थे। ठीक है, कि एक चूहा है तो मान लेते हैं 10 रुपए मिलेगा, क्योंकि फसल खराब कर देते चूहे। तो ये रैट कैचिंग का काम करते थे बच्चे, जो इनकी कम्युनिटी थी बेसिकली वो चूहे पकड़ने का काम करती थी। तो इस वजह से क्या हुआ, इस जो कम्युनिटी के बच्चे थे, यही जो बेसिक मैथ्स का यूज करके, कि एक चूहा पकड़ेंगे कितने चूहे पकड़ेंगे, उस मैथ्स को यूज कर करके डेली लाइफ में मैथ्स को यूज कर करके इन बच्चों को क्या हुआ, मैथ्स इंप्रूव हो गया।
मैथ्स में अच्छे हो गए, इनमें रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग डेवलप हो गई, ठीक है, तार्किकता, लॉजिकल रीजनिंग डेवलप हो गई। तो इससे हमें पता चलता है जो कल्चर है वो इंटेलिजेंस पे बहुत मेजर इंपैक्ट रखता है। इस स्टडी से हमें पता चला कि जो कल्चर होता है उसका एजुकेशन पे, एजुकेशन के अलावा भी जो इंटेलिजेंस होती है उस पर बहुत मेजर प्रभाव होता है। उसके अलावा हमारा अगला जो होता है न्यूट्रिशन, अगला जो होता है हमारा न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन कि कैसा खाना मिलेगा। भाई पोषण नहीं मिलेगा तो कितना भी इंटेलिजेंट बच्चा हो, कितनी भी अच्छे एनवायरमेंट से आता हो, दिमाग को कार्बोहाइड्रेट्स नहीं मिलेंगे तो काम ही नहीं कर पाएगा, क्योंकि दिमाग का जो फूड होता है, ब्रेन का जो फूड होता है वो कार्बोहाइड्रेट होता है। ब्रेन सबसे ज्यादा कार्बोहाइड्रेट्स कंज्यूम करता है। अगर हम बच्चे को कार्ब्स नहीं देंगे डेली लाइफ में तो वो उसका ब्रेन काम ही नहीं कर पाएगा। और लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है शिक्षा। शिक्षा हमें क्या करती है, शिक्षा जो भी हमारे स्किल्स है, जो भी हमने स्किल्स पढ़े कि प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल हो गया, डिसीजन मेकिंग हो गया, क्रिएटिविटी हो गया, शिक्षा उन्हें एनहेंस करने का काम करती है, एनहेंस करने का काम करती है, साथ साथ डायरेक्शन देने का, दिशा निर्देशन का भी काम करती है। शिक्षा ही ये जो सारे स्किल्स है इंटेलिजेंस के, इनके साथ डायरेक्शन का भी और उनको एनहेंस करने का, दोनों को काम करती है। ये कुछ फैक्टर्स थे जो इंटेलिजेंस के अंदर बहुत मेजर भूमिका प्ले करते हैं, बहुत मेजर रोल प्ले करते हैं। अगर आपको इनमें कोई डाउट नहीं है एक बार थम्स अप कर दीजिए। अगर किसी भी फैक्टर में डाउट है, किसी भी फैक्टर में डाउट है तो आप चैट में कर दीजिए, मैं देख रहा हूँ। कोई डाउट नहीं है तो ठीक है, ठीक है, थम्स अप, ठीक, चलिए। अब अलग अलग साइंटिस्ट आए, देखिए अब जो हमें पढ़ना है, अलग अलग साइंटिस्ट ने बुद्धि कैसे डेवलप होती है या बुद्धि को हम कैसे कैटेगराइज कर सकते हैं, इंटेलिजेंस है क्या, ठीक है, इंटेलिजेंस है क्या, व्हाट इज इंटेलिजेंस। अगर इसको देखा जाए तो कोई एक डेफिनेशन को सही नहीं मानते हम, ठीक है। अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग टाइम फ्रेम में, कि हम पहले किसी और चीज को, बेसिकली हमने ये ऑब्जर्व करा कि टाइम फ्रेम में अलग अलग, अगर हम एरा में देखें तो इंटेलिजेंस का मतलब बदलता चला गया। ये जो क्वेश्चन है व्हाट इज इंटेलिजेंस, इसका मीनिंग चेंज होता चला गया। आज से अगर मैं मानता हूं 50 साल पहले अगर और आज, सिंपल दो सिचुएशन लेते हैं, आज से 50 ईयर्स अगो और एक नाउ की सिचुएशन ले लेते हैं। आज के टाइम पे हम किसे इंटेलिजेंट मानेंगे, ऐसा बच्चा जो टेक्नोलॉजी फ्रेंडली हो, टेक्नोलॉजी फ्रेंडली हो, जो सारी चीजों को जल्दी जल्दी, जितनी भी टेक्नोलॉजी आती है उसे जल्दी इंटरेक्ट करके जल्दी सीख पाए। क्या 50 साल पहले इसको हम पैरामीटर मान सकते थे इंटेलिजेंस का? 50 साल पहले क्या हम इसे एक इंटेलिजेंस का फैक्टर मान सकते थे? नहीं मान सकते। तो इसी एग्जांपल से आप समझिए कि जो इंटेलिजेंस है उसकी डेफिनेशन टाइम के साथ साथ चेंज होती गई, कि हम किसे इंटेलिजेंट कंसीडर करेंगे, क्या क्या फैक्टर्स मानेंगे इंटेलिजेंस के। ये जो होती है इंटेलिजेंस की डेफिनेशन, व्हाट इज इंटेलिजेंस, ये क्वेश्चन का आंसर हर कुछ सालों में चेंज होता चला गया और आगे भी होगा, कि हम हर अलग अलग एरा में, हर अलग अलग टाइम एरा में हम इंटेलिजेंस को अलग अलग तरीके से देखते हैं, अलग अलग डेफिनेशन मानते हैं। तो सबसे पहले जो हमें साइंटिस्ट के बारे में पढ़ना है, सबसे पहले जो देखिए इतनी सारी थ्योरीज है जो हमें पढ़नी है, ठीक है, 3 थ्योरीज हमें इनमें से देखनी है, यूनिफैक्टर थ्योरी, टू फैक्टर थ्योरी और मल्टी फैक्टर थ्योरी। हमें कुछ और इसके अलावा, हाँ, ये 3 थ्योरीज के बारे में हमें पढ़ना है। तो जरा ध्यान से देखते हैं, पहले सबसे पहले चलते हैं यूनिफैक्टर थ्योरी। एक सेकंड, देखिए, जो सबसे पहले मैं आपको यूनिफैक्टर थ्योरी के बारे में बता देता हूं। जो यूनिफैक्टर थ्योरी है ये बिने ने दी थी 1904, ईयर लिखा है नहीं, बिने ने दी थी 1904 में यूनिफैक्टर थ्योरी। मतलब ये इंटेलिजेंस को एक ही कंबाइंड यूनिट मान के चलते थे, कि कोई या तो इंटेलिजेंट है या नहीं है। इंटेलिजेंस को ये अलग अलग टुकड़ों में नहीं देखते थे, उस टाइम पे ये इंटेलिजेंस को वन मान के चलते थे, कि या तो जैसे बाइनरी कोड होते हैं ना 1 और 0, कि या तो बच्चा इंटेलिजेंट होगा या तो बच्चा इंटेलिजेंट नहीं होगा। इसे हम कहते हैं यूनिफैक्टर थ्योरी। मुझे बताइए कि अगर हम देखें कि हम ऐसे कि या तो बच्चा इंटेलिजेंट है या नहीं है, क्या हम ऐसे जस्टिफाई कर सकते हैं फुल कि या तो कोई बच्चा बिल्कुल इंटेलिजेंट है या नहीं है? यस या नो में बताइए। हम क्या सिर्फ यस या नो में, हाँ, कि हम या तो यस इंटेलिजेंट या नो इंटेलिजेंट, हम ऐसे कर सकते हैं? नहीं कर सकते। हम किसी भी एक टाइम, एक सिंगल फ्रेम में
हम इंटेलिजेंस को नहीं कर सकते, इंटेलिजेंस को हम सिंगल फ्रेम में फिट नहीं कर सकते। इंटेलिजेंस को अगर हमें देखना है तो हमें अलग अलग कंपोनेंट्स और अलग अलग क्लासिफिकेशंस तो करनी पड़ेगी। हम इंटेलिजेंस को एक एब्सोल्यूट यूनिट मान के नहीं चल सकते कि या तो बच्चे इंटेलिजेंट है या नहीं है, उसके बीच में भी कई सारी स्टेजेस होती है जो हमें इंटेलिजेंस में कंसीडर करनी पड़ेगी। ठीक है, मेरा कहने का मतलब यह है कि जो इंटेलिजेंस है उसमें अलग अलग कंडीशंस भी कंसीडर करनी पड़ सकती है। तो इसीलिए हमारी आई फिर टू फैक्टर थ्योरी। यूनिफैक्टर थ्योरी आती है, हमने क्या करा, तुरंत खारिज कर दी। हमने क्या करा, अगली थ्योरी निकाली यूनिफैक्टर सॉरी टू फैक्टर थ्योरी। ठीक है, एक बार मैंने समराइज कर दूंगा, बाद में आपको वो अलग बात है। पहले देखिए, यूनिफैक्टर थ्योरी हमें बिने ने दी थी और वो मानते थे कि जो इंटेलिजेंस होती है एक होती है। उन्हीं के जो शिष्य, उन्हीं का जो स्टूडेंट था, उन्हीं के जो शिष्य थे जिनका नाम था स्पीयरमैन। स्पीयरमैन ने बोला कि भाई इंटेलिजेंस को हम क्या करते हैं, वन नहीं मान के चलते, हम दो फैक्टर में मान लेते हैं। एक हमारा फैक्टर जी हो जाता है, एक हमारा फैक्टर एस हो जाता है। उन्होंने बोला जी फैक्टर जनरल फैक्टर वो होता है कि जो भी स्किल या जो भी इंटेलिजेंस आपको डेली लाइफ के लिए चाहिए, जो भी इंटेलिजेंस आपको किसके लिए चाहिए, डेली लाइफ, डे टू डे लाइफ के लिए चाहिए, मान लेते हैं डे टू डे लाइफ के लिए जो भी आपको स्किल्स चाहिए वो आपके जनरल फैक्टर स्किल्स हो जाएंगे, है ना। जैसे आप मुझे बताइए आपको डेली लाइफ में क्या क्या स्किल्स की जरूरत पड़ सकती है, डेली लाइफ में क्या क्या स्किल्स की जरूरत पड़ सकती है। डिसीजन मेकिंग हो गया, स्किल्स, डिसीजन मेकिंग की आपको डेली लाइफ में जरूरत पड़ सकती है। उसके अलावा आपको डेली लाइफ में किसकी जरूरत पड़ सकती है, प्रॉब्लम सॉल्विंग की पड़ सकती है। उसके अलावा आपको अडेप्टेबिलिटी की जरूरत पड़ सकती है, डेली लाइफ आपको नई नई सिचुएशन में अडेप्ट करना पड़ेगा। तो ये जो फ्लेक्सिबिलिटी कह सकते हैं, चलिए फ्लेक्सिबिलिटी मान लेते हैं, ये जो स्किल्स हो गए ये आपके हो गए जनरल स्किल्स। उसके अलावा कुछ स्किल्स ऐसे होंगे जिनकी आपको स्पेसिफिक, जिसकी आपको जरूरत कोई बहुत ही महत्वपूर्ण, ठीक है, स्पेसिफिक सिचुएशन में पड़ेगी। ठीक है, कुछ स्किल्स ऐसे हो सकते हैं जहां पे जिसकी जरूरत आपको बहुत स्पेसिफिक में पड़ेगी। मान लेते हैं कि आपकी कंडीशन मान के चलते हैं, कि आपकी जो सिचुएशन है, क्रिएटिविटी एग्जांपल लेते हैं। जैसे क्रिएटिविटी हो गया या किसी का बहुत स्ट्रांग मैथमेटिकल एप्टीट्यूड हो गया, ये जो स्किल्स है इनकी जरूरत मुझे बताइए, जो क्रिएटिविटी हो गया, स्ट्रांग मैथमेटिकल एप्टीट्यूड हो गया, या मान लीजिए आपको किसी दिन बहुत अच्छा स्पीकिंग स्किल्स चाहिए, ठीक है, बहुत अच्छा स्पीकिंग स्किल चाहिए, नॉर्मल दिनों में नहीं चाहिए होता, आपको किसी दिन भाषण देना है। तो ये बताइए, ये स्किल्स की आपको डे टू डे लाइफ में जरूरत पड़ेगी कि आपको बहुत अच्छी किसी दिन स्पीच देने की जरूरत पड़ जाए, या बहुत स्ट्रांग मैथ्स करने की जरूरत पड़ जाए, या बहुत अच्छी क्रिएटिविटी की जरूरत पड़ जाए, ये स्किल्स क्या आपकी डे टू डे लाइफ में काम आएंगे, डेली लाइफ में? हाँ या ना में बताइए, नहीं आएंगे। तो ये जो स्किल्स थे, इन्होंने बोला स्पेसिफिक, ठीक है, मैं यहां लिख देता हूं, दो फैक्टर बांटे, टू फैक्टर कौन कौन से थे इनके, एक तो जी फैक्टर था जिन्होंने बोला जनरल फैक्टर, और एक बोला एस फैक्टर। जी हो गया जो डे टू डे लाइफ में काम आएंगे, और एस बोल दिया स्पेसिफिक, स्पेसिफिक सिचुएशन में काम आएंगे। एस हो गया, जी से लिख देता हूं जनरल, एस हो गया स्पेसिफिक सिचुएशन, जो एक पर्टिकुलर सिचुएशन में काम आने वाला है। वो जो फैक्टर होंगे उन्होंने बोला टू फैक्टर थ्योरी। किसने दिया था, देखिए यहां ही लिख देता हूं, साथ साथ कंबाइन कर देता हूं, यूनिफैक्टर वन फैक्टर किसने दिया था, बिने ने दिया था। टू फैक्टर दिया था हमारा स्पीयरमैन ने, चार्ल्स स्पीयरमैन इनका नाम था, और लगभग 1900 की स्टार्टिंग में इन्होंने दिया था, 1904 निकाल लिया ये, इसमें दिया था। इसके बाद देखिए, लेकिन अभी भी देखिए, अभी भी हम क्या कर सकते हैं, अभी भी एब्सोल्यूट नहीं मान सकते, ठीक है, अभी भी इन्हें परफेक्ट, इन्होंने क्लासिफिकेशन नहीं करा, इसे बिल्कुल परफेक्ट क्लासिफिकेशन नहीं मानेंगे कि एक जनरल फैक्टर हो गया, एक स्पेसिफिक फैक्टर हो गया। मुझे बताइए क्या इतना इनफ है, क्या इतने में आप किसी को इंटेलिजेंट या नॉन इंटेलिजेंट, कि इसकी ये बहुत बुद्धिमान है और ये बिल्कुल बुद्धिमान है, क्या हम इतने में कैटेगराइज कर सकते हैं, नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। अभी भी हमें क्या चाहिए, और फैक्टर्स की जरूरत पड़ेगी, और मल्टीपल फैक्टर्स की जरूरत पड़ेगी किसी को बुद्धिमान करने के लिए और नहीं करने के लिए। तो इसीलिए हमने इनका नाम सुना था, इन साहब का नाम था थॉर्नडाइक। क्या नाम था इनका, क्या नाम सुना हमने, ईएल थॉर्नडाइक। दोबारा ही बता दो, फादर ऑफ पेडागोजी यही है, ठीक है, जो शिक्षण शास्त्र है उसके जनक इन्हें माना जाता है, ईएल थॉर्नडाइक को, शिक्षण शास्त्र के यही जनक है। और इन्हीं से इन्होंने कौन सी थ्योरी दी थी, हमने पीछे पढ़ा था, क्या बताया था उन्होंने, कौन सी थ्योरी के बारे में बताया था, जब हम कंडीशनिंग वगैरह पढ़ रहे थे, इन्होंने कौन सी थ्योरी के बारे में बताया था, जल्दी से बता दीजिए, कौन सी थ्योरी जैसे क्लासिकल कंडीशनिंग पावलोव ने दी थी, ओपेरेंट कंडीशनिंग स्किनर ने दी थी, इनकी थ्योरी क्या थी बताएंगे?
इनकी थ्योरी कौन सी थी? बिल्कुल बिल्कुल मैम, बिल्कुल ट्रायल एंड एरर मेथड, बिल्कुल सही कहा आपने। इन्होंने ट्रायल एंड एरर के बारे में बताया था, और इन्होंने जो हम पढ़ते हैं ना री, 3 लॉ ऑफ लर्निंग, वो भी इन्हीं के द्वारा दिया गया था। री, रेडीनेस, इफेक्ट और एक्सरसाइज, वो लॉ भी इन्होंने दिया था। इन्होंने क्या करा, देखिए इन्होंने कहा कि भाई इंटेलिजेंस को दो फैक्टर में सम अप नहीं कर सकते, इंटेलिजेंस को दो टुकड़ों में नहीं बांट सकते, इंटेलिजेंस को और टुकड़ों में भी बांटना पड़ेगा। ठीक है, दो टुकड़े इनफ नहीं है। मेरी आवाज आ रही है आपको? ठीक है, मेरी आवाज तो क्लियर है ना? ठीक है। इंटेलिजेंस को इन्होंने बोला कि हम दो टुकड़ों में नहीं बांट सकते, हमें क्या करना पड़ेगा, और टुकड़े बांटने पड़ेंगे। तो इन्होंने इंटेलिजेंस के 3 टुकड़े करे। ठीक है, उसका हम ऐसे याद रख लेते हैं, इंटेलिजेंस को इन्होंने टुकड़ों में बांटा, ऐसे लिख देते हैं, आपको ट्रिक बता दो ट्रिक के साथ साथ ही, ताकि याद रखें। इंटेलिजेंस को इन्हें 3 टुकड़ों में बांटा, सैम, SAM, सैम 3 टुकड़ों में बांट दिया। एस से हो गया हमारा सोशल, ए से हो जाएगा ए से हो जाएगा हमारा एब्स्ट्रैक्ट, और एम से हो जाएगा हमारा मैकेनिकल। यानी इन्होंने जो भी सिचुएशन थी लाइफ में, आप जो सिचुएशन फेस करते हो, उन्हें 3 टुकड़ों में बांट दिया। सोशल, यानी आपको जो सोसाइटी से रिलेटेड हो गया, जैसे आपके स्पीकिंग स्किल हो गए, उसके अलावा लैंग्वेज डेवलपमेंट हो गया, ये जो सारी चीजें थी। उसके अलावा कम्युनिकेशन हो गया, ये आप कितने इमोशनल अंडरस्टैंडिंग कितनी है, ये तो सारी समाज से रिलेटेड चीजें ना। ये जो सारे फैक्टर्स थे, इनको इन्होंने क्या कर दिया, इन्होंने सोशल एस्पेक्ट में रख दिया। मैकेनिकल एस्पेक्ट, अगर मैं लास्ट मैकेनिकल एस्पेक्ट बताऊं, तो मैकेनिकल एस्पेक्ट यानी आपके जो हमने पढ़े थे ना मोटर स्किल्स, ठीक है, मोटर स्किल्स से रिलेटेड जो भी काम था, इन्होंने क्या कर दिया, वो रख दिया मैकेनिकल में। और एब्स्ट्रैक्ट में जो भी सोचने वाले काम थे, जैसे क्रिएटिविटी हो गया, ठीक है, क्रिएटिविटी जिसे हम कहते हैं डाइवर्जेंट थिंकिंग, उसके अलावा प्रॉब्लम सॉल्विंग हो गया, डिसीजन मेकिंग हो गया, जो सोचने वाले थिंकिंग से रिलेटेड काम थे, अमूर्त सोचने से मतलब थिंकिंग में कौन सी, अमूर्त एब्स्ट्रैक्ट सोचने वाली, उनको इन्होंने क्या करा, उन्होंने एब्स्ट्रैक्ट में रख दिया। ठीक है, मेरी बात समझिए, इन्होंने जो भी डेली लाइफ में आप सिचुएशन फेस करते हो, उन्हें 3 टुकड़ों में बांटा, एक सोशल, एक एब्स्ट्रैक्ट और मैकेनिकल, 3 टुकड़ों में बांटा, और उनके बेसिस पे इन्होंने अलग अलग इंटेलिजेंस से रिलेटेड स्किल्स को बांट दिया। अब कोई इनका मानना यह था, कोई इंसान सोशली इंटेलिजेंट हो सकता है, कि जिसे बोलना आता हो, जिसे कम्युनिकेट करना आता हो, जो अपने विचार अच्छे से प्रेजेंट कर पा रहे। कई ये मानते थे कोई इंसान ऐसा है जो एब्स्ट्रैक्टली इंटेलिजेंट है, जिसके अंदर डिसीजन मेकिंग स्किल अच्छे है, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल अच्छे है, जिसकी क्रिएटिविटी अच्छी है। और ये मानते थे जो इंसान जिसके मोटर स्किल्स अच्छे है, कि जो भाग दौड़ अच्छा सकता है, या जिसके फाइन मोटर स्किल्स, जो हाथ का काम आर्टिजन हो गया, या जो कला अच्छी बना सकता है, वो मैकेनिकली इंटेलिजेंट है। इन्होंने इंटेलिजेंस को ऐसे 3 टुकड़ों में बांटा। मेरी बात आप समझ पा रहे हैं क्या? मेरा मैसेज आप तक पहुंच पा रहे हैं? एक बार थम्स अप करिए, अगर आप ये समझ गए तो एक बार थम्स अप कर दीजिए। इन्होंने जो इंटेलिजेंस थी उन्हें कैसे बांटा, अगर आपको समझ आ गया तो एक बार थम्स अप कर दीजिए, वरना मैं रिपीट करता हूं, दोबारा बता देता हूं। इंटेलिजेंस को इन्होंने 3 टुकड़ों में बांट दिया, एक एस, एक ए और एक एम। एस से हो गया हमारा सोशल, ए से हो गया एब्स्ट्रैक्ट और एम से हो गया मैकेनिकल। इन्होंने बोला कि जो भी व्यक्ति इंटेलिजेंट है, या तो वो सोशली इंटेलिजेंट होगा, या तो वो एब्स्ट्रैक्टली, ये सोचने में अच्छा है, ठीक है, और या फिर कोई व्यक्ति क्या होगा, मैकेनिकली इंटेलिजेंट होगा। ये भी था, ये भी कहते थे कि अच्छा ऐसा नहीं कि एक हो, क्या पता दो भी हो सकता है, कि कोई सोशली और एब्स्ट्रैक्ट हो, क्या पता कोई तीनों केसेस में अच्छा हो। ठीक है, लेकिन इन्होंने क्या करा, जो भी इंटेलिजेंस थी उसे 3 टुकड़ों में बांटने की कोशिश करा। ठीक है, सबसे पहले मैं दोबारा लिख देता हूं, यूनिफैक्टर दी थी हमारी बीने ने, इंटेलिजेंस को 1 यूनिट मान के चलता था। 2 फैक्टर किसने दी हमारी, चार्ल्स स्पीयरमैन ने। और फिर आती है मल्टी फैक्टर की, बहुत सारे फैक्टर, ठीक है, ट्राई फैक्टर तो नहीं बोलते, मल्टी फैक्टर बोलते हैं। ये हमारी दी थॉर्नडाइक ने, थॉर्नडाइक ने। तो ये जो थ्योरीज थी अलग अलग इंटेलिजेंट की, इसके बारे में हमें जान चुके हैं। अभी तक इन तीनों में कोई डाउट है तो एक बार बता दीजिए, इन तीनों में कोई डाउट, या फिर एक बार थम्स अप कर दीजिए अगर कोई डाउट ना हो, वरना हम आगे चले। ठीक, दोबारा रिपीट कर, तो 1 मान के चलते थे, इन्होंने जनरल और स्पेसिफिक में बांट दिया, जनरल टू डे लाइफ में, और स्पेसिफिक जो एक पर्टिकुलर सिचुएशन में। थॉर्नडाइक ने सैम में बांटा, सोशल, एब्स्ट्रैक्ट और मैकेनिकल। चलो आगे थोड़ा सा, ये आपके सिलेबस में नहीं है, इसको हटा देते हैं।
हमारे को जो जानना है, ठीक है, हमारे को जो जानना है मेन मेन जो आपको जानना है, जो आज तक की सबसे एक्सेप्टेड थ्योरी है, तो अगर हम उसके बारे में देखना चाहे, हाँ, ये है हार्वर्ड गार्डनर की मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी। इन्होंने क्या करा भाई, इन्होंने बोला कि आप किस बच्चे को एक दो तीन कैटेगरी में बांट नहीं सकते। इन्होंने इंटेलिजेंस के 7 टाइप दिए थे, ठीक है, कि टोटल 7 टाइप की इंटेलिजेंस होती है, और बाद में 2 और ऐड कर दिए गए, ठीक है। जो इनकी ओरिजिनल थ्योरी थी उनमें 7 टाइप की इंटेलिजेंस के बारे में इन्होंने बताया कि बच्चा जो भी हो सकता है, आप इंटेलिजेंस को 7 तरीकों से कैटेगराइज कर सकते हैं, और बाद में 2 इंटेलिजेंस और ऐड कर दी गई, ठीक है। इनका मानना ये था इंटेलिजेंस टोटल कितने टाइप की होती है, 9 टाइप की होती है। और आज तक की सबसे अभी तक, ठीक है, 1983 में इन्होंने थ्योरी दी थी, और अभी तक मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी यही है। आज का भी जो करिकुलम है उसमें आप देखेंगे सबसे ज्यादा एक्सेप्टेड थ्योरी यही मानती है कि कोई भी बच्चे का कोई भी इंटेलिजेंस एक टाइप की नहीं हो सकती। इंटेलिजेंस को हम अलग अलग टाइप से रख सकते हैं, और हर बच्चा कोई ना कोई इंटेलिजेंस जरूर पोजेस करता है। जो 9 टाइप की इंटेलिजेंस के बारे में पढ़ेंगे, हर बच्चा उनमें से कोई ना कोई एक इंटेलिजेंस या एक से ज्यादा भी रख सकता है, ठीक है। कोई भी बच्चा बिना इंटेलिजेंस के नहीं होगा। उनका मानना यह था कि 9 में से एक ना एक इंटेलिजेंस किसी ना किसी बच्चे के पास आपको जरूर देखने को मिलेगी। चलिए सबसे पहले देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 टाइप की इंटेलिजेंस है। सबसे पहले समझते हैं लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस। जो व्यक्ति वार्तालाप करने में या लैंग्वेज के यूज करने पे, या जिन व्यक्ति को आप ऐसे कह सकते हैं जिनका पब्लिक स्पीकिंग स्किल अच्छा हो या सोशली अच्छे से बात कर पाते हैं, तो उनमें हम बोलेंगे उसमें कौन सी इंटेलिजेंस है, उसमें लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस है। उसके पास कौन सी इंटेलिजेंस है, लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस है। ऐसा व्यक्ति जिसके पास क्या हो, सोशल स्पीकिंग स्किल्स अच्छे हो, ठीक है, तो उसके हम क्या कहेंगे, उसके पास क्या है, लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस है। जो अपने विचार प्रस्तुत करने में या जो कम्युनिकेट करने में, ठीक है, जो कम्युनिकेट करने में फ्लुएंट हो, ऐसे व्यक्ति को हम क्या कहेंगे, उसमें कौन सी इंटेलिजेंस है, लिंग्विस्टिक या भाषिक इंटेलिजेंस है। दूसरी इंटेलिजेंस होती है हमारी लॉजिकल एंड मैथमेटिकल। नाम से समझ आ रहा है, जो लोग कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल कंसेप्ट या जो लॉजिकल रीजनिंग तर्क बना पाते हैं, मैथ्स कर पाते हैं, ऐसे लोगों में हमें देखने को मिलती है लॉजिकल इंटेलिजेंस, ठीक है। मैं ये कह रहा हूं, ये नहीं है कि हर बच्चे में एक हो, वो कहते हैं मिनिमम एक टाइप की इंटेलिजेंस आपको जरूर देखने को मिलेगी। एक से ज्यादा भी हो सकती है बच्चों में प्रेजेंट, और कई सारी हो सकती है, लेकिन मिनिमम यहां लिख देता हूं, मिनिमम 1 तो आपको देखने को मिलेगी। मिनिमम इनमें से एक तो आपको किसी न किसी में देखने को मिलेगी। उसके बाद आती है स्पेशियल अंडरस्टैंडिंग। हमने ये वर्ड अभी मैथ्स की क्लास में पढ़ा था। मुझे बता सकते हैं स्पेशियल वर्ड किससे रिलेटेड है, स्पेशियल वर्ड कहां से आया, बताएंगे। हमने मैथ्स की क्लास में पढ़ा था ना, बिल्कुल स्पेस से। स्पेस और शेप लिख लेते, चलिए शेप भी लिख लेते। स्पेशल वर्ड आया स्पेस से और शेप से, कि आप एक शेप को कैसे विजुअलाइज कर पा रहे हैं दिमाग में, एक जगह को आप अपने दिमाग में कैसे एनालाइज कर पा रहे हैं, तो उस टाइप की अंडरस्टैंडिंग। अच्छा, कई लोग होंगे वो देखकर अनुमान लगा लेते हैं कि जैसे कोई अलमारी होगी ना, कि वो इतनी जगह पे फिट आ जाएगी। कई लोग क्या करते हैं, देख के अनुमान लगा लेते हैं, और उनका अनुमान सही भी बैठता है। और कई लोग क्या होते हैं, देखकर अनुमान तो लगा ही नहीं पाते कि कोई चीज कितनी दूर है, कितनी छोटी, कितनी बड़ी है। और उसके अलावा उनको चीजों को, कि शेप्स को समझने में, शेप्स को अलग अलग मैनिपुलेट करने में दिमाग में उन्हें प्रॉब्लम आती है। तो जो लोग ऐसे हैं कि जो चीजों को देखकर, स्पेसेस और शेप्स को देखकर जल्दी समझ पाते हैं, वो होते हैं, उनको हम कहते हैं, उनके पास कौन सी अंडरस्टैंडिंग है, स्पेशल अंडरस्टैंडिंग। चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं। सबसे पहले आपको लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस किस में देखने को मिलेगी, अगर हम सोसाइटी का, अपनी सोसाइटी में कौन कौन से लोग हैं जिनके पास लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस आपको देखने को मिलेगी। एक मैं एग्जांपल दे देता हूं, पॉलिटिशियन। एक एग्जांपल देता हूं, पॉलिटिशियन। पॉलिटिशियन बिल्कुल, पोएट। पोएट है, वो सोच पा रहे। पोएट को थोड़ा बोलने का, पोएट होता है जो लिखता है, ठीक है, हम बोलने से रिलेशन है। राइटर्स के पास भी हम थोड़ा सोचने से, ठीक है, जो बोल पाए, जो प्रेजेंट कर पाए, आप उससे सोचिए। जैसे मैंने पॉलिटिशियन, एक्टर हो गए, एक्टर्स हो गए, एक्टर्स बता पा रहे। उसके अलावा अगर आप ही का एग्जांपल लेते, टीचर्स। टीचर्स बहुत इंपॉर्टेंट। अगर एक टीचर है, उसके पास लिंग्विस्टिक स्किल ही नहीं है, बोलने की क्षमता ही नहीं है, कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा, क्या वो अच्छा टीचर बन पाएगा, नहीं बन पाएगा, नहीं बन पाएगा। लॉजिकल, अगर लॉजिकल की बात करें तो मैथमेटिशियन हो गया, मैथमेटिशियन के पास होने चाहिए। साइंटिस्ट हो गए, इन सबके पास देखने को मिलती है। उसके अलावा बताइए, ये स्पेस वाली होती है, स्पेशल, ये किसमें देखने को मिलती है। अगर मैं एग्जांपल देता हूं, एक मैं दे देता हूं, आर्किटेक्ट। आर्किटेक्ट के पास तो होगी कि वो चीजों को, स्पेसिस को देखकर समझ पाए कि यहां पे कैसा स्ट्रक्चर बन सकता है।
आर्किटेक्ट के पास जो स्किल होती है, आर्किटेक्ट के पास ये स्पेशल स्किल होनी तो बहुत जरूरी है। स्पेशल नहीं बोल रहा हूं, दोबारा बता रहा हूं, स्पेशल नहीं है, स्पेशियल है, ठीक है, स्थानिक, कि आप चीजों को, जगहों को देखकर, शेप्स को देखकर समझ सके क्या वहां पे आ सकता है, क्या नहीं आ सकता। उसके अलावा म्यूजिकल, संगीतात्मक, ठीक है, संगीतात्मक नाम ही बताता है कि किसी के पास संगीत को समझने की, सुर, ताल, लय, इन सबको समझने की क्षमता जिनके पास हो, उन्हें कहेंगे कि इनके पास संगीतात्मक या कौन सी इंटेलिजेंस है, म्यूजिकल इंटेलिजेंस। कौन हो सकता है बताइए, कौन हो सकता है? एक एग्जांपल दीजिए, एक एग्जांपल दीजिए, एग्जांपल से बताइए कौन हो सकता है जिसके पास म्यूजिकल इंटेलिजेंस हो। सिंगर, सिंगर, बिल्कुल, म्यूजिशियन, सिंगर एंड म्यूजिशियन, इनके पास क्या हमें स्किल देखने को मिलती है। उसके अलावा म्यूजिक कंपोजर, कई लोग होते हैं ना तो सिंगर है, लेकिन जरूरी नहीं सिंगर हो, लेकिन कई लोग आपने आसपास देखे होंगे कि उनको म्यूजिक की समझ होती है, वो म्यूजिक अच्छे से समझ पाते हैं, एनालाइज कर पाते हैं, ठीक है। तो जो लोग म्यूजिक को समझ पाए। फिर आता है बॉडीली काइनेस्थेटिक, ये थोड़ा ध्यान समझिएगा। ऐसे लोग जो अपनी बॉडी का अच्छे से यूज कर पाए, बॉडी को समझ पाए, ठीक है, जिनके पास, मैं बताऊं, जिनके पास फाइन मोटर स्किल्स और ग्रॉस मोटर स्किल्स अच्छे से डेवलप हो, फाइन मोटर स्किल्स भी जिनके अच्छे डेवलप हो या ग्रॉस मोटर स्किल्स भी जिनके पास अच्छे से डेवलप हो, ठीक है, उनको उनको हम कहेंगे बिल्कुल प्लेयर्स, डांसर, बिल्कुल सही कहा, डांसर आपने बिल्कुल सही कहा, अपनी बॉडी को, प्लेयर्स, स्पोर्ट्समैन जिन्हें कहते हैं ना प्लेयर्स। और कौन हो सकता है, और बताइए, और कोई एग्जांपल देना चाहेंगे? जिम्नास्ट, जो मैं वर्ड ढूंढना चाहता था, जिम्नास्ट, वो क्या कर सकते हैं, अपनी बॉडी को, अपनी दोनों मूवमेंट को। अच्छा मुझे बताइए, एक हाथ का कारीगर है, फाइन आर्ट है, फाइन आर्ट आती है उस इंसान को, क्या हम उसे इसमें रख पाएंगे कि वो बहुत बारीक काम कर पा रहे, फाइन आर्ट कर पा रहे, क्या हम उसे इस कैटेगरी में प्लेस कर पाएंगे? यस या नो बताइए। हाँ कर पाएंगे, क्योंकि वो क्या कर पा रहे, अपने बॉडी, ये जो स्किल्स है उन्हें अच्छे से यूज कर पाते हैं। अगली होती है हमारी इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस। मुझे समझिए, थोड़ा सा हटा दो, थोड़ा सा साफ कर दो, थोड़ा सा साफ कर दो इसको। इंटरपर्सनल, इससे याद रखिए, इसमें जो वर्ड है, क्योंकि हम दो पढ़ेंगे, इनको साथ साथ कंपेयर कर लेते हैं। एक है इंटरपर्सनल और एक है इंट्रापर्सनल, अंत व्यवहारिक और एक अंथा व्यवहारिक, ठीक है, दो है, एक इंटर है और एक इंट्रा है। जो लोग क्या कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं, किससे? कम्युनिकेट अदर्स के साथ कर सकते हैं, अच्छे से कम्युनिकेट कर सकते हैं अदर्स के साथ साथ, ठीक है। सिर्फ ऐसे नहीं, मैं पब्लिक स्पीकिंग की बात नहीं कर रहा, कम्युनिकेट कर सकते हैं। जैसे मैं एग्जांपल दूं, सेल्समैन हो गया, वो अपना विचार आपसे वन ऑन वन कम्युनिकेट कर पा रहे ना, जो सोचते हैं, सेल्समैन हो गया, वो आपको अच्छे से बता पा रहे, नहीं बता पा रहा। तो ये जो स्किल होता है, ये जो टाइप की इंटेलिजेंस, जब आप किसी को वन ऑन वन समझ पाए, ठीक है, वन ऑन वन कंडीशन में भी नेटवर्किंग कर पाए, जैसे बिजनेसमैन हो गए, वो क्या कर रहे हैं, अपना विचार ये जो भी है, जो भी उनको दिए है, वो वन ऑन वन कम्युनिकेट कर पा रहे, तो उनका इंटरपर्सनल स्किल अच्छा है, ठीक है। वो अंतः व्यक्तित्व, ठीक है, अंतः व्यक्तित्व, यानी वो औरों से अपना विचार, चाहे पब्लिक स्पीकिंग हम इसलिए कंसीडर करें ना करें, लेकिन अपना विचार अच्छे से प्रेजेंट कर पा रहे और दूसरे का विचार समझ ही पा रहे, इसमें दोनों चीज आती है। जो टू वे कम्युनिकेशन में एक्सपर्ट हो, उसको हम कहेंगे इसका कौन सी इंटेलिजेंस है, इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस है। एक एग्जांपल और दे दीजिए, जैसे मैंने बताया था सेल्समैन, बिजनेसमैन, एक एग्जांपल और दे दीजिए जो टू वे कम्युनिकेशन में एक्सपर्ट हो, कोई व्यक्ति जो टू वे कम्युनिकेशन कर सके, जो आपकी बात सुन भी पा रहे हैं और आपका जवाब भी दे पा रहे हैं। अगर नहीं आए, मैं दूं, मनोवैज्ञानिक, जिन्हें साइकोलॉजिस्ट कहते हैं, जिन्हें आजकल थेरेपिस्ट कहा जाता है, जो आपके विचार सुनते भी और आपको बताते भी है, उनके पास ये स्किल होना बहुत जरूरी है। और उसके विपरीत अगर हम देखिए इंट्रापर्सनल, अंतः व्यवहारिक, ठीक है, अंतः व्यक्तित्व, जब आप खुद के थॉट्स को, सेल्फ थॉट्स को अच्छे से समझ पाए, जब आप खुद के थॉट्स को, सेल्फ थॉट्स को अच्छे से समझ पाए, ठीक है, जब आप दूसरे के थॉट को समझ पा रहे हैं तो इंटरपर्सनल, जब आप खुद के थॉट्स को भी अच्छे से समझ पा रहे हैं तब हम उसको कहते हैं इंट्रापर्सनल। अगर आप इसमें डिफरेंस समझ गए तो एक बार थम्स अप कर दीजिए ताकि मुझे पता चल जाए। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है, लोग बहुत बार कंफ्यूज होते हैं। अच्छा, इसको मैं अगर आपको एक ट्रिक बताऊं कि इंटर और इंटरपर्सनल में कंफ्यूज ना हो, तो आपकी क्लासेस में, आपने स्कूल में होता है ना इंटर क्लास
क्लास कंपटीशन, इंटर स्कूल कंपटीशन ऐसे सुना होगा ना। तो इंटर, जब दो लोगों में कंपटीशन हो, इसे याद रखिएगा, जब दो दो स्कूल्स में कंपटीशन हो, दो लोगों में कंपटीशन हो, दो क्लास में कंपटीशन हो, तो जहां दो आ जाता है, टू वे कम्युनिकेशन, तो इंटर। और इंट्रा, इंट्रा कुछ अंतरा, अंतरा ऐसे, इंट्रा अंतरा, सोच पा रहे ना, इंट्रा अंतरा। तो जब आप खुद से अपने विद इन, अपने मन के, अपने खुद के थॉट समझ पाए, तो उसे हम कहते हैं, इंट्रापर्सनल। मुझे बताइए, हमें इंट्रापर्सनल जो अंतः व्यक्तित्व, ये किस में देखने को मिल सकता है? अंतः व्यक्तित्व किस में देखने को मिल सकता है? बताइए, किस में देखने को मिलेगा? कौन से लोग होंगे जो अपने थॉट समझ पाते हैं? आपने पहले बताया था, एक तो पोएट हो गए, पोएट, राइटर्स, फिलोसफर्स, ये सारे लोग वही हैं जो अपने अंदर के थॉट्स को अच्छे से समझ पा रहे हैं। ठीक है, चाहे क्रिएटिविटी हो, जो कहीं से भी हो, जो भी ऐसे लोग होते हैं जो अपने अंदर के थॉट्स को, खुद के थॉट्स को अच्छे से समझ पाए, उन्हें हम कहते हैं इंट्रापर्सनल। पोएट्स हो गए, राइटर्स हो गए, फिलोसफर, सब इसमें आता है। समझ रहे हैं? कोई डाउट तो नहीं? एक बार समझ गए तो थम्स अप कर दीजिए प्लीज, मैं ताकि समझ पाऊं। थम्स अप कर दीजिए अगर आपको कोई डाउट ना हो तो। ठीक है, ठीक है, मैं देख पा रहा हूं। चलिए, लास्ट, ये जो 8 और 9 है बाद में ऐड हुई है। ठीक है, 8 और 9 ये बाद में ऐड हुई है, उन्होंने बाद में जो थ्योरी थी उसमें ऐड करा। तो देखिए, नेचुरलिस्टिक, प्राकृतिकवादी, जो भी लोग नेचर को अच्छे से समझ पाते हैं, नेचर के बारे में, नेचर के कंपोनेंट्स को अच्छे से समझ पाते हैं, ठीक है, आसपास के एनवायरमेंट, पर्यावरण को समझ पाते हैं, उन लोगों को हम बेसिकली नाम में ये प्रकृति को जो समझ पा रहे हैं, जो प्रकृति के लिए इंटेलिजेंस अपनी डेवलप कर पा रहे हैं, ठीक है, उसको हम कहते हैं कि नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंट है या प्रकृतिवाद का है। अच्छा, किस किस में एक एग्जांपल दे दीजिए, कहां कहां में देखने को मिलती है, कहां कहां में देखने को मिल सकती है? मैं कह सकता हूं फार्मर, बिल्कुल, बॉटनिस्ट, बॉटनिस्ट होते हैं, फार्मर होते हैं, या एनवायरमेंटलिस्ट जिन्हें कहा जाता है, जो पर्यावरण के लिए काम कर रहे लोग, एनवायरमेंटलिस्ट, ऐसे लोग जो पर्यावरण के लिए, बॉटनिस्ट होते हैं जो पौधों का विशेषज्ञ हो, और फार्मर्स, किसान, इन सब में हमें ये इंटेलिजेंस देखने को मिलती है। लास्ट होता है एग्जिस्टेंशियल। ठीक है, एग्जिस्टेंशियल, जो व्यक्ति अपने अस्तित्व को समझ जाए, जो व्यक्ति खुद के अस्तित्व को समझने की क्षमता रखे। ठीक है, सिर्फ अपने आप को नहीं, अपने थॉट्स को नहीं, अपने अस्तित्व को, बड़ी चीज हो जाती है अस्तित्व, एग्जिस्टेंस को, कि मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं। ठीक है, अपने थॉट्स को नहीं समझ रहा, उसके आगे और डीपर लेवल पर अंडरस्टैंडिंग पे पहुंच गया, कि अपने अस्तित्व तक पहुंच गया। जो व्यक्ति अपने अस्तित्व को समझने की क्षमता रखे, उसे हम कहते हैं एग्जिस्टेंशियल या अस्तित्ववादी। इसमें कौन सी इंटेलिजेंस होगी? एग्जिस्टेंशियल इंटेलिजेंस होगी या अस्तित्ववादी इंटेलिजेंस होगी? मुझे बता दीजिए किस में देखने को मिलती है, एक एग्जांपल बता दीजिए किस में देखने को मिलती है। ऐसे लोग कौन होते हैं जो अपनी अस्तित्ववादी इंटेलिजेंस देख पाते हैं? जल्दी जल्दी बताइए, कौन हो सकते हैं? एक एग्जांपल देने का ट्राई करिए, कौन हो सकता है? मैं बताऊं? गुरु जी, बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल, स्पिरिचुअल लीडर्स, बिल्कुल सही कहा आपने, स्पिरिचुअल लीडर्स कहा गया, आध्यात्मिक जो गुरु होते हैं, बिल्कुल सही कहा, आध्यात्मिक गुरु ही हम बोलते हैं ना, कि अच्छा ये कोई एग्जिस्टेंस कोई साइंटिफिक टर्म तो नहीं है मैम, अगर मैं आपको बताना चाहूं अस्तित्व कोई साइंटिफिक टर्म तो नहीं है, अगर देखा जाए तो ये थोड़ी कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल या आध्यात्मिक टर्म होती है। तो ये लोग जो आध्यात्मिक तौर पर एडवांस होते हैं, आप कहते हैं ना कि ये स्पिरिचुअली बहुत एडवांस है, कि आध्यात्मिक तौर पर बहुत आगे है हमसे, आम इंसानों से बहुत ऊपर है, तो ऐसे लोग जिनके इनके पास होती है एग्जिस्टेंशियल अंडरस्टैंडिंग या एग्जिस्टेंशियल इंटेलिजेंस। ये जो फैक्टर थ्योरी है, ये जिसे हम कहते हैं मल्टी फैक्टर थ्योरी, सॉरी मल्टी फैक्टर नहीं, मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी। ठीक है, एक बार मैं फिर से सारी को समअप कर देता हूं ताकि आपको दिक्कत ना आए। एक सेकंड दीजिए, एक सेकंड। सबसे पहले हमने पढ़ी यूनिफैक्टर थ्योरी, बिने ने दी थी, एल्फ्रेड बिने नाम था, इन्हें आगे हम पढ़ेंगे बहुत, अभी इंटेलिजेंस टेस्ट तो पूरा बच रहा है, वो ध्यान से देखेंगे। फिर आई टू फैक्टर थ्योरी, चार्ल्स स्पीयरमैन द्वारा दी गई थी, इन्होंने जी और एस में बांट दिया था, जनरल जो डे टू डे लाइफ में, स्पेसिफिक। बिने ने वन फैक्टर माना था कि इंटेलिजेंस होगी या नहीं होगी। फिर इसके बाद हमने पढ़ी मल्टी फैक्टर थ्योरी, जिसमें थॉर्नडाइक ने सैम में बांट दिया था, सोशल, एब्स्ट्रैक्ट और मैकेनिकल। इसके बाद हमने पढ़ी मल्टीपल इंटेलिजेंस। नाम ध्यान से याद रखिएगा,
मल्टी फैक्टर, उन्होंने बोला कि जो थॉर्नडाइक थे उन्होंने बोला मल्टीपल, थॉर्नडाइक ने बोला थॉर्नडाइक ने बोला कि जो इंटेलिजेंस है उसमें मल्टीपल फैक्टर हो सकते हैं, वो अलग अलग टुकड़ों से बन सकती है। लेकिन जो हमारे गार्डनर थे, यहां पे लिख देते हो गार्डनर, इन्होंने क्या करा, इन्होंने 9 टाइप की इंटेलिजेंस दी। अच्छा, इसको कोई याद करने की ट्रिक नहीं है, ठीक है, इसको कोई याद करने की ट्रिक नहीं है। मैं बस डेली लाइफ में जो भी चीज होती है, जैसा बोलते तो लिंग्विस्टिक हो गया, मैथ्स करते तो लॉजिकल हो गया, उसके अलावा आप याद रखिए ड्राइंग करने से स्पेशियल हो गया, म्यूजिक सुनने से म्यूजिकल हो गया, 1 2 3 4, बात करते किसी से तो इंटर हो गया, 6 हो गया इंट्रापर्सनल, हमारा इसी से मिलता जुलता, ठीक है। उसके अलावा बॉडी से काम करते हैं तो बॉडीली, की भाग दौड़ का काम हो गया तो बॉडीली काइनेस्थेटिक हो गया। 8 और 9 पे याद रखिए कि जो बाद में ऐड हुआ एक नेचर, नेचर की चीज समझो और इसे अस्तित्व की, एग्जिस्टेंस की समझो, तो इसी बेस पे याद कर सकते हैं। इसको याद करने की कोई ट्रिक, कोई शॉर्टकट नहीं है, जो भी डेली लाइफ की एक्टिविटी होती है उन्हीं से आप रिलेट करिए कि बोलने से लैंग्वेज, मैथ से लॉजिकल, जगह है शेप है तो स्पेशियल, म्यूजिक है तो म्यूजिकल, बात करनी है तो इंटर, इंटर और इंट्रा तो आपको याद रहेगा हमेशा, इंटर आपस में और इंट्रा अपने से बात करने में, भागना दौड़ना है तो बॉडीली काइनेस्थेटिक, नेचर और एग्जिस्टेंशियल। तो जो भी डेली लाइफ एक्टिविटीज है आप उससे ये सारी जो फैक्टर्स है 9 के 9 जो इंटेलिजेंस है इन्हें आप याद कर सकते हैं, ठीक है। इसमें कोई इशू तो नहीं अभी तक, कोई इशू तो नहीं अभी तक, कोई डाउट तो नहीं। यहाँ पे मैं आपको नोट्स कल के भी शेयर कर दूंगा, और ये आज का टॉपिक हो गया ये भी शेयर कर दूंगा, और इसमें सारे जो भी इंटेलिजेंस है उनको समराइज कर रखे हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, चलिए आज थोड़े से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं, 15 मिनट बचे हैं अभी तक के टॉपिक्स पे क्वेश्चन, अभी 1 2 थ्योरीज और बची है, एक ट्राइआर्किक थ्योरी बची है ना, अभी 2 3 थ्योरीज और बची है, वो हम कल की क्लास में करेंगे, आज की क्लास में क्वेश्चन देख लेते हैं। एक मिनट दीजिए, चलिए क्वेश्चन मुझे बताइए, वेस्टलर के बारे में हमने पढ़ा था, डेविड वेस्टलर ने कौन सी थ्योरी दी थी? मैंने स्पेसिफिकली 2 ही लोगों की थ्योरी पढ़ी थी, तो उन्होंने बताया था कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। इंटेलिजेंस को हम किस में कैटेगराइज कर सकते हैं? एबिलिटी टू जज वेल, एबिलिटी टू मेमोराइज, एबिलिटी टू लर्न, या ग्लोबली सारी चीजों को समझना और सोचना और एनवायरमेंट में अडेप्ट होना, इनमें से कौन सा ऑप्शन होगा? ए बी सी डी, कौन सा ऑप्शन? वेस्टलर ने कौन सा इंटेलिजेंस के बारे में सच बताया था, बताइए। ऑप्शन बी, उन्होंने बिल्कुल कहा था कि जो ग्लोबली ग्लोबली जो सारी चीजों को कैपेसिटी होती है कि आप कोई चीज पर्पसफुली कर पा रहे, सोच पा रहे, समझ पा रहे और एडजस्ट हो पा रहे, ठीक है, सोचना, समझना और एडजस्ट होना, तो जिसमें ये सारे गुण हो जाते हैं तो हम क्या कहते हैं? इंटेलिजेंट। डेविड वेस्टलर के नाम से बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है, ये बता दीजिए। चलिए ये भी बताई थी, इनमें से किस व्यक्ति ने ऐसा कहा था कि भाई जो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग होती है, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग होती है वो इंटेलिजेंस का निशान होता है। एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, बताइए, अमूर्त सोचने की क्षमता, किसने कहा था? बताइए, क्वेश्चन 2 बताइए जल्दी जल्दी। बिल्कुल सही ऑप्शन, नहीं नहीं, थॉर्नडाइक ने तो नहीं कहा था, इन्होंने तो कैटेगराइज करा था एससीएम में। ये जो टर्म थी कि सोचने की क्षमता, देखिए अगर आप जो पहली स्लाइड थी मैं अगर आपको शेयर करूंगा उसमें ध्यान से पढ़िएगा, उसमें जो टर्मेन थे उन्होंने कहा था, उनकी डेफिनेशन थी कि टर्मेन ने कहा था कि जो एब्स्ट्रैक्ट सोचने की क्षमता है वही होती है, टर्मेन द्वारा दी गई थी, ठीक है। ये छोड़ देते हैं, मुझे बता दीजिए क्वेश्चन 4, इनमें से कौन सा करेक्टरिस्टिक नहीं है, नॉट नॉट अ करेक्टरिस्टिक ऑफ इंटेलिजेंस, इनमें से कौन सा इंटेलिजेंस का करेक्टरिस्टिक नहीं है? ऑप्शन सी, अडेप्टेबिलिटी है तो इंटेलिजेंट मानेंगे, प्रॉब्लम सॉल्विंग है तो इंटेलिजेंट मानेंगे, गोल ओरिएंटेड बिहेवियर तो। अच्छा, इसकी जगह मुझे बताइए फ्लेक्सिबिलिटी, फिक्स की जगह क्या आना चाहिए था? फिक्स की जगह क्या आना चाहिए था? फिक्स की जगह क्या होता है? फिक्स का अपोजिट क्या होता है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्या वर्ड होता है? फ्लेक्सिबल। अगर फ्लेक्सिबल है बिल्कुल, तो हम उसे क्या कहेंगे? इंटेलिजेंट कहेंगे, फ्लेक्सिबल है तो।
मुझे बताइए इसमें से कौन सा इंटेलिजेंट को बेस्ट डिस्क्राइब करता है, कौन सी टर्म इंटेलिजेंट के लिए बेस्ट है, इनमें से कौन सी टर्म? फिक्स्ड रेट है? नहीं, बिल्कुल फिक्स्ड रेट है नहीं, सिर्फ इनहेरिटेड है नहीं, स्कूल अचीवमेंट है नहीं, कैपेसिटी इन्फ्लुएंस बाय हेरिडिटी एनवायरमेंट। अच्छा मैंने बताया था ज्यादा इन्फ्लुएंस किसका है, अगर आपको इंटेलिजेंस की बात करें तो ज्यादा इन्फ्लुएंस किसका देखने का मिलेगा, हेरिडिटी एच या एनवायरमेंट? बिल्कुल सही कहा आपने, हेरिडिटी, क्योंकि मैंने बताया था वो क्या कर देता है, एक अपर लिमिट सेट कर देता है। कोई भी इंसान अपने जेनेटिक्स से ज्यादा बुद्धि नहीं ला पाएगा, ठीक है, जितना जेनेटिक्स ने निर्धारित कर दिया उतनी ही बुद्धि ला सकता है वो, उससे ज्यादा नहीं ला सकता कहीं से भी। अच्छा इन ऑप्शन देख लेते हैं, ठीक है, इनमें से पूछा है कि ए और बी और सी बना देते हैं, यहां लिखते हैं ए एंड बी बोथ, और डी लिख देते हैं नन ऑफ दी अबव। ठीक है, इन्फ्लुएंस किससे होती है, इंटेलिजेंस इनमें से किससे इन्फ्लुएंस होती है? ऑप्शन सी से, ऑप्शन सी, ए एंड बी बोथ, बोथ ए और बी दोनों फैक्टर से, बिल्कुल ए एंड बी बोथ फैक्टर से, ये तो इजी क्वेश्चन है, बिल्कुल ठीक। क्वेश्चन नंबर 8 बता दीजिए, हेरिडिटी मेनली क्या डिटरमाइन करती है? क्वेश्चन नंबर 8 बताते हैं हेरिडिटी क्या डिटरमाइन करती है। बिल्कुल हमने डिस्कस करा था, अब बुद्धि के विकास की ऊपरी सीमा लगा देती है। ठीक है, एक क्वेश्चन देखिए जरा, बिल्कुल 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 सही। ट्विन स्टडीज हुई थी, मैंने आपको जब हम वो पढ़ रहे थे, हम नेचर वर्सेस नर्चर पढ़ रहे थे, नेचर वर्सेस नर्चर, हेरिडिटी वर्सेस एनवायरनमेंट पढ़ रहे थे, मैंने आपको बताया था एक स्टडी करी गई, कुछ ऐसे ट्विन्स थे जिनको जन्म के साथ साथ अलग कर दिया गया। ठीक है, जन्म के वक्त ही कुछ ऐसे ट्विन्स थे जिन्हें अलग कर दिया गया था कि किसी कंडीशन की वजह से एक ट्विन को अलग कर दिया गया दूसरे ट्विन से। ठीक है, अब मुझे बताइए जो ट्विन्स है उनका क्या सेम होगा, हेरिडिटी एनवायरमेंट। अब इस कंडीशन में जब हमने उन्हें अलग कर दिया तो उनका क्या सेम होगा, जब अलग कर चुके हम उन्हें, ठीक है, हम अलग कर चुके उन्हें, बोथ नहीं मैम, हाँ, जो ट्विन्स थे हमें अलग अलग एनवायरमेंट में भेज चुके, अलग अलग फैमिलीज में भेज चुके, तो उनका क्या सेम होगा, हेरिडिटी सबका सेम था, हेरिडिटी सबका सेम था, क्या क्या अलग था, क्या क्या डिफरेंट था उनका, एनवायरमेंट डिफरेंट था। बिल्कुल, हमने उस कंडीशन में देखा कि जो अलग अलग ट्विन्स थे वो अलग अलग चीजें कर रहे थे, ठीक है, चाहे दोनों की हेरिडिटी सेम थी, लेकिन जो दोनों का मेंटल डेवलपमेंट था या दोनों का जो इमोशनल डेवलपमेंट, जो भी डेवलपमेंट हमें देखने को मिल रहा था उसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस आ रहा था। तो इसने क्या करा, इस स्टडी ने बोला कि भाई देखो, इस यही स्टडी जो ट्विन स्टडी थी इसने कंक्लूड करा कि जो हेरिडिटी है वो हमें अपर लिमिट दे सकती है, लेकिन उस अपर लिमिट तक पहुंचने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ेगी बताइए, उस अपर लिमिट तक पहुंचने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है, हेरिडिटी एक लिमिट सेट कर देता है, उस एनवायरमेंट किसकी जरूरत पड़ती है, बिल्कुल एनवायरमेंट की जरूरत पड़ती है। तो जो ट्विन एक्सपेरिमेंट था वो हमें किसके रिलेशन बताते हैं, नेचर और नर्चर इन्फ्लुएंस के बारे में बताते हैं कि नेचर और नर्चर का क्या रिलेशन है ग्रोथ पे, डेवलपमेंट पे, इसे हेरिडिटी सॉरी ट्विन ट्विन स्टडीज या ट्विन एक्सपेरिमेंट कहा गया था। मुझे बता दिए, एक उद्दीप, एक स्टिमुलेटिंग होम एनवायरमेंट है, एक स्टिमुलेटिंग होम एनवायरमेंट है, वो क्या करेगा, मतलब स्टिमुलेटिंग समझ रहे हैं, बच्चे को रोज नई नई इंफॉर्मेशन दी जाती है, बच्चे से इंटरैक्ट किया जाता है, बच्चे से बातचीत की जाती है, तो उससे इनमें से क्या फैक्टर बन सकता है? ऑप्शन ए लोअर कॉग्निटिव डेवलपमेंट होगा, अच्छा कॉग्निटिव डेवलपमेंट होगा, इंटेलिजेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, या फिक्स कॉग्निटिव डेवलपमेंट होगा, बताइए कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन एक स्टिमुलेटिंग हाउस, मतलब या स्टिमुलेटिंग का मतलब याद रखिएगा जहां पर बहुत ज्यादा इनपुट दिया जाता है, ठीक है, जहां इनपुट बहुत ज्यादा है, हर चीज का, नॉलेज का, इंफॉर्मेशन का इनपुट बहुत ज्यादा होता है, तो ऐसे एनवायरमेंट को कहते हैं स्टिमुलेटिंग एनवायरमेंट। मैंने बताया ये नेचर को इनहेंस करेगा, जो बच्चे का नेचर है इनहेंस करेगा, और जो भी अपर लिमिट है उस तक पहुंचने के लिए बहुत मदद करेगा। ठीक है, चलिए अब अगला बता दीजिए, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट इंटेलिजेंस के बारे में करेक्ट है, इंटेलिजेंस के बारे में इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है? ऑप्शन करेक्ट पूछा है, इंटेलिजेंस को अब देखिए, हमने वो पढ़ा था इंटेलिजेंस और इंटेलिजेंस बिहेवियर में डिफरेंस पढ़ा था, मुझे बता दीजिए, इट इज इन्फर्ड, पहले पहले बता दीजिए, क्या सिर्फ इंटेलिजेंस को ऑब्जर्व कर सकते हैं? नहीं, इंटेलिजेंस बिहेवियर को नहीं कर सकते, इंटेलिजेंस बिहेवियर को ऑब्जर्व कर सकते हैं। अच्छा, इसको बिहेवियर से देख सकते हैं, इंटेलिजेंस को नहीं जी, वो तो इंटेलिजेंस बिहेवियर होता है। इंटेलिजेंस इट नेवर चेंजेस विद एक्सपीरियंस,
मुझे बताइए, इंटेलिजेंस का क्या कोई प्रभाव पड़ेगा? इंटेलिजेंस का कोई प्रभाव पड़ेगा? जल्दी से बताइए, इंटेलिजेंस का कोई प्रभाव पड़ेगा? एक्सपीरियंस का कोई प्रभाव पड़ेगा इंटेलिजेंस पे? इंटेलिजेंस का कोई प्रभाव पड़ेगा बिहेवियर पे? इंटेलिजेंस बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करेगी? सॉरी, एक्सपीरियंस में मैं क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं, क्या एक्सपीरियंस बिहेवियर को, एक्सपीरियंस इंटेलिजेंस पे कोई इफेक्ट करेगा? कि आप जो डेली लाइफ में एक्सपीरियंस लाते हैं, क्या उससे आपकी बुद्धि पे कोई फर्क पड़ेगा? हम्म भी पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा। आपके जो एक्सपीरियंस उससे पड़ेगा। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। देखिए ऑप्शन सी कह रहे हैं ओनली 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 ऑन आईक्यू। मैंने आपको बताया था सिर्फ आईक्यू पे डिपेंड करेगा इंटेलिजेंस। कभी भी सिर्फ अगर एक फैक्टर पे इंटेलिजेंस डिपेंड कर सकती है, मुझे बताइए। ओनली, आपने जो वर्ड नहीं देखा, यहां पे एक वर्ड था ओनली, मैंने बताया था ओनली कभी कुछ नहीं हो सकता, कोई भी एक फैक्टर पर डिपेंड नहीं कर सकता। और जब हमने इंटेलिजेंस के इतने सारे फैक्टर पढ़े, तो इंटेलिजेंस तो बिल्कुल नहीं हो सकता। इसका आंसर है विच स्टेटमेंट इज करेक्ट। अच्छा, तो ये भी स्टेटमेंट, सॉरी 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 ऑप्शन, हाँ डी में नेवर बोला है, तो ये भी गलत हो जाएगी। ठीक है, और ऑब्जर्व भी नहीं हो सकती, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कि कहीं ना कहीं। ठीक है, एक बार अगर आप सोचें, ठीक है, अगर इस क्वेश्चन को कंसीडर करते हैं, तो देखिए इंटेलिजेंस को आप डायरेक्टली ऑब्जर्व भी नहीं कर सकते, क्योंकि उसके लिए हमें टेस्ट की या पेपर्स की जरूरत पड़ती है। ओनली आईक्यू पर, सिर्फ आईक्यू पर भी डिपेंडेंट नहीं होता। हमने पढ़ा इतने सारे फैक्टर्स होते हैं, हेरिडिटी होता है, एनवायरमेंट होता है, मल्टीपल फैक्टर्स होता है। और लिखा है नेवर चेंजेस विद एक्सपीरियंस, कि एक्सपीरियंस के साथ चेंज नहीं होती, कि आपने अलग अलग सिचुएशन में गए, आपने अलग अलग सिचुएशन देखी, उससे आपके कहीं ना कहीं इंटेलिजेंस पे फर्क पड़ा। तो इस क्वेश्चन के संदर्भ में, इस क्वेश्चन के रिस्पेक्ट में हम मान के चल सकते हैं कि हम बिहेवियर से कहीं ना कहीं, ठीक है, हम बच्चे को ऑब्जर्व कर कर हम एस्टिमेट जरूर कर सकते हैं कि बिल्कुल, ठीक है, इन्फर्ड मतलब अनुमान लगाए जा सकते हैं। ठीक है, इन्फर्ड लिखा है, इन्फर्ड मतलब हम अनुमान जरूर लगा सकते हैं। क्या एग्जैक्टली कैलकुलेट कर सकते हैं? मुझे बताइए, सिर्फ ऑब्जर्व करने से क्या एग्जैक्ट कैलकुलेट कर सकते हैं? एग्जैक्ट कैलकुलेशन आ सकती है मुझे, यस या नो में बताइए, कि अगर हम सिर्फ ऑब्जर्व कर रहे हैं, क्या उससे हम एग्जैक्टली बता सकते हैं बच्चे? नहीं, लेकिन हम अनुमान तो जरूर लगा सकते हैं ना। हम अनुमान की, अच्छा हमने बच्चे की डेली लाइफ में, एक बच्चे को आपने 10 दिन ऑब्जर्व करा, 10 दिन देखा, तो हम उससे अनुमान लगा सकते हैं, हाँ ये बच्चा इस चीज में इंटेलिजेंट हो सकता है, इस बच्चे पर लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस है, या फिर इंटरपर्सनल, या फिर बच्चा आईक्यू की रेंज में कहां लाए करते हैं। हम अनुमान जरूर लगा सकते हैं, लेकिन एग्जैक्ट नहीं बता सकते। तो इस वजह से सबसे करेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगी ऑप्शन बी, बिल्कुल ठीक। अच्छा, ऑप्शन सी क्यों नहीं? मैंने जैसे बता दिया, ओनली तो नहीं डिपेंड करेगा, ओनली आईक्यू पे तो नहीं डिपेंड करेगा। ठीक है, चलिए लास्ट लास्ट क्वेश्चन, लास्ट टॉपिक देख लेते हैं। हमारे को बता दिए स्पीयरमैन का जी क्या बताता है। जी, जी फैक्टर कौन से, जी किसके लिए खड़ा होता है? जी किसके लिए खड़ा होता है बताइए? जी से हमें क्या पता चलते हैं? ऑप्शन ए जनरल। जनरल कौन से होते हैं? कौन से? डे टू डे लाइफ वाले, डे टू डे लाइफ वाले फैक्टर। डे टू डे लाइफ वाले फैक्टर को हम क्या कहते हैं? जनरल फैक्टर। एस किसके बारे में होता है? अगला क्वेश्चन यही है, एस बता दिए क्या होगा? एस क्या होगा बताइए? एस, एस हो जाएगा हमारा स्पेसिफिक एबिलिटी का है, बिल्कुल सही। वही अगला क्वेश्चन बता दीजिए, टू फैक्टर थ्योरी किसने दी थी? यूनी पे हम पढ़ते हैं स्पीयरमैन। टू फैक्टर थ्योरी किसने दी थी? बता दीजिए जल्दी से, टू फैक्टर किसने दी थी? चार्ल्स स्पीयरमैन। साल था 1904 का। मुझे बता दीजिए, चलिए आगे। थॉर्नडाइक ने कौन सा आइडिया को रिजेक्ट कर दिया था? थॉर्नडाइक ने कौन से आइडिया को रिजेक्ट कर दिया था? उसने किसको, अच्छा उल्टा उल्टा चलते हैं। थॉर्नडाइक के आइडिया की मैंने शॉर्टकट बताया था, बताइए उसने कौन से आइडिया अपनाए थे? एस ए एम को अपनाया था, एस ए एम को अपनाया था। कौन सा बचा? ऑप्शन ए, जनरल इंटेलिजेंस, जनरल फैक्टर के आइडिया को उसने ठुकरा के उसने कौन सा आइडिया को अपनाया था? एस ए एम। आगे चले, आगे चले, मुझे बता दीजिए थॉर्नडाइक के अकॉर्डिंग इनमें से कौन सा इंटेलिजेंस का टाइप नहीं है? इंटेलिजेंस का टाइप कौन सा नहीं है? ऑप्शन डी, इमोशनल। थर्स्टनम और स्टर्नबर्ग हम पढ़ेंगे अगली क्लास में। तो आज के लिए या तो एक और देख लेते हैं, चलिए एक और देख लेते हैं, हावर्ड गार्डनर। हावर्ड गार्डनर की थ्योरी का नाम बता दीजिए जल्दी से, हावर्ड गार्डनर की थ्योरी का नाम बता दीजिए। थर्स्टन और हम इनको अगली क्लास में पढ़ेंगे। हावर्ड गार्डनर की थ्योरी का नाम बता दीजिए, कौन सी थ्योरी थी? मल्टीपल इंटेलिजेंस।
अगर मैं वही पूछूं मल्टी फैक्टर किसने दी थी, तो ये भी बता दीजिए। मल्टीपल इंटेलिजेंस तो हार्वर्ड गार्डनर दी थी। मल्टी फैक्टर किसने दी थी? मल्टी फैक्टर हमने अभी पढ़ा है। मल्टी फैक्टर किसने दी थी? बिल्कुल सही, थॉर्नडाइक ने। थॉर्नडाइक ऐसे है, बिल्कुल सही। मुझे बता दिए हार्वर्ड गार्डनर के अकॉर्डिंग जो इंटेलिजेंस है वो क्या सही है? क्या वो फिक्स्ड थी, क्या वो सिंगल थी, क्या वो मेजर्ड बाय आईक्यू टेस्ट हो सकती है, या फिर मल्टीपल हो सकती है? ऑप्शन जल्दी बताइए। ऑप्शन सी, बिल्कुल सही, ऑप्शन सी। मल्टीपल हो सकती है और इंडिपेंडेंट हो सकती है, सारी एबिलिटी अपने आप में यूनिक होती है। अ चाइल्ड हु लर्न बेस्ट थ्रू मैप्स, डायग्राम्स और विजुअल इमेजेस। एक बच्चा है वो मैप्स, डायग्राम्स और इमेजेस के थ्रू अच्छे से सीख पाता है, उसमें कौन सी इंटेलिजेंस होगी इनमें से? मैप्स, डायग्राम्स और विजुअल शेप। विजुअल विजुअल कौन सी होगी? बोलने वाली होगी? नहीं। सुनने वाली होगी? नहीं। बात करने वाली होगी? नहीं। कौन सी होगी? चीजों को, शेप्स को समझने वाली, शेप को समझने वाली, जैसे हम कहते हैं स्पेशियल या स्थानिक, जो वो देख कर समझ पा रहे हैं। ठीक है, आगे समझते हैं। हार्वर्ड गार्डनर के अकॉर्डिंग टीचर को क्या करना चाहिए इनमें से कौन सी? कि सिर्फ लेक्चर मेथड को यूज करना चाहिए, या फिर आईक्यू को, सिर्फ आईक्यू को मानना चाहिए, या अलग अलग एक्टिविटीज करानी चाहिए, या सिर्फ अकेडमिकली ब्राइट स्टूडेंट पे देखना चाहिए? ऑप्शन सी, अलग अलग एक्टिविटीज करानी चाहिए और अलग अलग असेसमेंट करानी चाहिए। चलिए मुझे बता दिए लास्ट लास्ट कौन सी इंटेलिजेंस थी? लास्ट 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 कौन सी इंटेलिजेंस थी? ऑप्शन सी। अच्छा, और अगर मैं आपसे पूछूं एट्थ कौन सी आई थी? 7 तक तो उनका ऑर्डर नहीं पूछा था, 8th और 9th पूछा थी। 9th तो थी एग्जिस्टेंशियल, जब उन्हें किसके बारे में, अपने अस्तित्व के बारे में बताओ। 8th कौन सी थी बताइए? 8th कौन सी थी? 8th कौन सी थी? 8th बी थी? नहीं 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 नहीं, स्पिरिचुअल तो कोई इंटेलिजेंस होती नहीं, उन्होंने बोला था एग्जिस्टेंशियल होता है जो होता है। उनका मानना था बी, क्रिएटिव। नहीं नहीं, दोबारा सोचिए। बिल्कुल मैम, नेचुरल, नेचुरलिस्टिक, प्रकृतिवाद, नेचुरलिस्ट। ठीक है, बिल्कुल सही मैम, काजल मैम ने बिल्कुल सही आंसर दिया। नेचुरलिस्टिक, जो प्रकृति के बारे में मैंने बताया था, फार्मर्स, बॉटनिस्ट, इनके पास होती है, वो थी 8th। क्रिएटिव इंटेलिजेंस कुछ होती नहीं, इमोशनल इंटेलिजेंस होती है, लेकिन उन्होंने दिया नहीं था कुछ इसका कंसेप्ट। ठीक है, और जो स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस है, मैंने बताया ये वर्ड यूज नहीं करा उन्होंने। उन्होंने ये जो अध्यात्म था इसका वर्ड यूज नहीं करा, उन्होंने यूज करा था एग्जिस्टेंशियल, अस्तित्ववाद, अस्तित्व के बारे में जो सोच पाए, अस्तित्ववादी जो हो पाए, उसके बारे में सोचा था। तो आज की क्लास हम यही समराइज करते हैं। ये था हमारा कंसेप्ट ऑफ इंटेलिजेंस। आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए कंसेप्ट के साथ, और ऐसे नए क्वेश्चंस हम आपके लिए लेते रहेंगे। तब तक जुड़े रहे हमारे पेज मिशन सीटेड क्लासेस से, और याद रखें कंसेप्ट लिए तो सीटेड।